हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश आई कैन चेंज माय डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूं। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि जो समारोह था जहाँ पे लैन वांगची को अपने एम्प्रेस चुनने वाला था, वहाँ पे विंग आया था। विंग को देखने के बाद लैन वांगची बहुत ज़्यादा शॉक भी हो गया था, क्योंकि उसे पता चला था कि यहाँ पे विंग नहीं यानली आने वाला था। लेकिन अब अचानक विंग, वो शॉक भी था, खुश भी था। वो सच में विंग को देखकर एकदम खुश हो गया था और विंग कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। लेकिन यहाँ पे समारोह में कुछ और ही हो गया। समारोह में सब लोग विंग को देखकर उससे बातें सुनाने लगे, उसे कई सारी ऐसी बातें कहने लगे जो लान वांगची बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लान वांगची एक समय आकर ना वो बहुत ज़्यादा सुन चुका था, वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहाँ पे उस समारोह में कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आ रहा था। एंड ये देखकर सब लोग शॉक हो गए एंड सब लोग डर गए, क्योंकि वो लोग जो बहुत ज़्यादा ही बुरी हालत में थे, उनके गले को किसी ने जैसे प्रेस करके रखा था, जैसे कि उनके गलों को बहुत टाइटली पकड़ के कोई उसके गले को जैसे मरोड़ रहा था। एंड ये देखकर सब लोग डर रहे थे और सब लोग इधर उधर जा रहे थे। लान वांगची भी सतर्क हो गया था। लान वांगची जो उन सारे लोगों को देखने वाला था कि तभी उसकी नज़र विंग के ऊपर गया था कि विंग किस तरह से देख रहा था। उसकी जो हाव भाव थे ना, वो बहुत ज़्यादा अलग थे। विंग की ऐसी हालत देखकर, जिस तरह से वो अपने सिर को नीचा करके रखा था, अपने हाथ को मुट्ठी करके रखा था, लान वांगची को कुछ शक जैसा हुआ। लेकिन वो विंग के पास इससे पहले जा पाता कि विंग वहाँ से चला गया, विंग गायब हो गया। वो उसे ढूंढने लगा। वो ढूंढते हुए ना सभा से या फिर उस समारोह से बाहर निकल गया। वो उसे ऐसे ही ढूंढने लगा। वो उसे ढूंढते ढूंढते मेन महल से बाहर निकल गया, जहाँ पे समारोह हो रहा था वहाँ से एकदम निकल गया। वो निकल कर ना इधर उधर ढूंढने लगा उसे। वो ढूंढते हुए गया था, विंग विंग तुम कहाँ हो, विंग यहाँ आओ प्लीज़, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ चले गए विंग, ये कहकर वो चिल्लाने लगा। एंड चिल्लाते हुए वो इधर उधर उसे ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वो एक जगह पे आ गया एंड उस जगह पे वो रुक गया एंड वो वहाँ पे देखने लगा। वहाँ पे देखते हुए उसकी जो बॉडी थी एकदम फ्रोज हो गया था एंड वो वहाँ पे एक टक देखने लगा। उसके बीच एंड उसके हाथ में जो वो बहुत ही ज़्यादा ग्रिप टाइट कर चुका था एंड वो सामने का नज़ारा देख रहा था, जिसे देखने के बाद उसकी आंखों में गुस्सा आ गया था और साथ ही साथ पेन भी। वो अपने पेनफुल आई से ही बस सामने का नज़ारा देख रहा था, वहीं पर खड़ा होकर जहाँ पे वो सामने अपने प्यार को देख रहा था, अपने विंग को, वो भी किसी और के बाहों में, किसी और को हक करते हुए। वो तो उसे ढूंढने के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन उसे नहीं लगा था कि वो किसी और के बाहों में रहेगा। वो वहाँ पे खड़ा होकर बस देख रहा था, वो भी अपने अपने गुस्से को, अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए, जहाँ पे सामने विंग जो हक किया हुआ था एक अल्फ़ा को, एंड वो अल्फ़ा और कोई नहीं लैनान था। लैनान को वो हक किया हुआ था, जहाँ पे जो लान वांगची था, लान वांगची जो उसे देख रहा था, वो भी अपने पेनफुल आइज से, अपने दर्द भरे एक्सप्रेशन से, जहाँ पे वो इस ओमेगा को, जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, सबसे ज़्यादा, आज वो किसी और के बाहों में है। लान वांगची सच में चाहता था कि वो विंग को अपना एम्प्रेस बनाए, अपना ओमेगा बनाए। वो यही उम्मीद करके इस समारोह को रखा था। हालांकि बाद में जाके उसे पता चला था कि यहाँ पे विंग नहीं, उसका शिजे, उसका जो बहन है यानली आने वाला है, और तब उसका उम्मीद टूट चुका था। उसने सोचा था कि वो कैसे करके, जैसे तैसे करके इस समारोह को ख़त्म करेगा और वो किसी को भी पसंद नहीं करेगा, अपने लिए तो बिल्कुल नहीं, और उसे पसंद आने भी नहीं वाला था। वो तो बस एक उम्मीद लगा कर बैठा था, एक उम्मीद कि शायद वो विंग को अपना ओमेगा बना पाएगा, वो एक बार उसे बना पाएगा। हालांकि वो ज़बरदस्ती कभी भी कुछ नहीं करना चाहता था, वो ऐसा पर्सन है ही नहीं, वो किसी को फोर्स करना नहीं जानता है। हालांकि अगर बात वॉर की होता, बात अगर उसकी किंगडम को बचाने का होता, उसके राज्य को बचाने का होता, तो वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। लेकिन ये बात उसके प्यार का है और उसकी आज़ादी का है। और लान वांगची जो कभी भी प्यार को एकदम बंदी बना कर रखना नहीं, ये उसका नेचर नहीं है। वो अपने प्यार को खुश देखना चाहता है, खुश देखना। हालांकि उसकी खुशियों का उसे कभी भी कोई भी फिक्र नहीं था। अपने राज्य, अपनी जिम्मेदारी, अपने भाई, अपने परिवार के लिए वो सब कुछ कर सकता था। अपने को छोड़कर अपने लिए उसने कभी भी कुछ सोचा नहीं था। हालांकि वो विंग को अपने लाइफ में जाकर एक अच्छा फैमिली बिताना चाहता था, और इसीलिए ही वो उसे अपना अपना ओमेगा बनाना चाहता था, इस राज्य का क्वीन बनाना चाहता था। लेकिन आज फिर से उसकी वो सारी उम्मीदों पर जैसे कि किसी ने एक ठंडा पानी डाल दिया हो और उसे एक रियलिटी पे लाया हो कि नहीं, ये नहीं हो सकता। विंग उसे पसंद नहीं करता, विंग उसे प्यार नहीं करता, विंग किसी और से प्यार करता है। आज वो रियलाइज़ लान वांगची को फिर से हो गया था। हालांकि बहुत पहले ही उसे ये रियलाइज़ हुआ था, लेकिन एक उम्मीद उसके अंदर था जो आज वो पूरी तरीके से तोड़ चुका था, या फिर कह लो कि टूट चुका था। उसके अंदर जो उम्मीद, जो होप उसके अंदर था ना, आज वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। एंड वो एक्सप्रेशन जो आज वो दे रहा था ना, ये उसके लाइफ का शायद आखिरी एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि अब उसने अपने चेहरे को पूरी तरीके से कोल्ड बना चुका था। पूरी तरीके से वो विंग को सेव करना चाहता था, विंग को खुश करना चाहता था, उसे हैप्पी रखना चाहता था, और वो समझ चुका था कि विंग की खुशी उसके साथ नहीं, विंग की खुशी विंग के प्यार के साथ है। और यही सोचकर लान वांगची जो उसके तरफ देख रहा था, किस तरह से विंग स्माइल कर रहा था लैनान को हक करके, जहाँ पे लैनान भी उसे हक किया हुआ था। वांगची को जितना गुस्सा आ रहा था, उतना ज़्यादा ही हार्ट ब्रोकन फील हो रहा था। हालांकि 5 महीने पहले भी उसे वैसा ही हार्ट ब्रोकन फील हुआ था, लेकिन अब फिर
फिर से भी उसे हार्ट ब्रोकन फील हो रहा था। वही दर्द वही वही पेन उसे अपने दिल में फील हो रहा था। एंड वो सच में रियलिटी पे आ चुका था। सच में वो सारी चीज़ें सोचते हुए ही वो वहाँ पे देख रहा था, वो भी अपने प्यार को किसी और की बाहों में। तभी वो जब अपने आप को पीछे घुमाकर वहाँ से जाने वाला था, तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आता है, भाई। ये आवाज़ सुनकर वांग जी का पैर वहीं पे रुक गया। ये लेनान का आवाज़ था। लेनान ने उसे देख लिया था। जहाँ पे लेनान जब भाई कहा तब विंग भी उस डायरेक्शन में देखता है जिस डायरेक्शन में लेनान देख रहा था। एंड उस डायरेक्शन में देखने के बाद विंग की आंखें गुस्से में लाल हो चुका था। वो उसे देखने लगा था। लान वांगची, हाँ ये वही लान वांगची है ना जो उसकी पावर के पीछे पड़ा हुआ है। ये सोचकर ना वो बस लान वांगची की तरफ देखता है। उसके बाद वो लेनान की तरफ, लेनान जो अपने भाई की तरफ देख रहा था। यहाँ पे जो विंग था, विंग लेनान के हाथ को पकड़कर उसे खींचकर एकदम महाराज के आंखों के सामने आके खड़ा हो गया। जहाँ पे लान वांगची जो वहीं पे खड़ा हुआ था, वो विंग एंड लेनान को देखता है। जहाँ पे जो विंग था, विंग स्माइल करते हुए कहता है, अरे महाराज आप यहाँ पे, हमने तो आपको देखा ही नहीं था। अच्छा हुआ आप यहाँ पे आ गए। वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहता था महाराज, आपको याद है मैंने आपसे ये कुछ कहा था जब मैं यहाँ से गया था अपने सेक्ट वापस। ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है। जहाँ पे लान वांगची विंग की तरफ, विंग की आंखों में देखते हुए वो समझ जाता है कि जो विंग था, विंग किस बारे में बोल रहा था। ये उस दिन की बात है जिस दिन लान वांगची एंड विंग मिले थे उस पॉन्ड के सामने। एंड उस दिन लान वांगची जो विंग को अपना प्यार इजहार करने वाला था, लेकिन यहाँ पे विंग ने अपना प्यार लेनान से इजहार कर दिया। मतलब वो लेनान और अपने प्यार के बारे में वांग जी से कहा था। एंड ये याद करते ही उसका फेस और भी ज़्यादा कोल्ड हो गया एंड वो उसकी तरफ देखने लगा। जहाँ पे जो वांग जी के एक्सप्रेशन को देखकर विंग कहता है, अरे आपको याद नहीं, अरे उस दिन जिस दिन मैं अपने प्यार मतलब अपनी अल्फ़ा से मिलने के लिए गया था, उस दिन तो आप भी आए थे वहाँ पे एंड मैं आपसे मिला था और मैंने आपको बताया था ना कि मेरा प्यार है वो, जिसे मैं प्यार करता हूँ, जिसे मैं बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ एंड जिसे मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या आप भूल गए हैं? अरे कोई बात नहीं महाराज, अब मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ, मेरा प्यार, मेरा अल्फ़ा और मेरा होने वाला अल्फ़ा। ये कहकर वो लेनान के हाथ को और उसके हाथ को दिखाते हुए लान वांगजे से कहता है, ये है मेरा अल्फ़ा, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ, जिसे मैं शादी करना चाहता हूँ महाराज। ये वो ना दांत पीसते हुए कह रहा था और ये चीज़ लान वांगजी ने भी नोटिस किया एंड लान वांगजी उसकी तरफ देखने लगा। जहाँ पे जो विंग था, विंग भी उसे देख रहा था या फिर कह लो उसे घूर रहा था। जहाँ पे लान वांगजी समझ नहीं पाया विंग उससे ऐसे बात क्यों कर रहा था। कल वैसे भी वो लेनान और उसके हाथ को जो वो एक दूसरे के हाथ को पकड़ के रखे थे वो भी देख रहा था या फिर कह लो घूर रहा था। बस वो उन दोनों के उस जॉइंट हाथों को घूर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। उसका अल्फा चीख चीख के बोल रहा था कि अभी के अभी अपनी ओमेगा को क्लेम करो और लेनान के हाथ और उसके हाथ को छुड़ा दो। लेकिन लान वांगजी अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, अपने अंदर के जो अल्फा था उसे कंट्रोल कर रहा था। जहाँ पे जो विंग था, विंग लेनान की तरफ देखता है और फिर लेनान के हाथ को देखते हुए कहता है, लेनान माई हस्बैंड। ये कहकर वो डायरेक्ट लान वांगजी के ठीक आंखों में ही देख रहा था एंड लान वांगजी ये सुनकर जिसकी मुट्ठी और भी ज़्यादा टाइट हो गया था, वो भी इस बार थोड़ा सा गुस्से में ही विंग की तरफ देख रहा था। जहाँ पे विंग अपना हाथ को लेनान के चेस्ट पे रखते हुए कहता है, हस्बैंड तो हम शादी की बात को जल्दी ही आगे बढ़ाएंगे, है ना। ये कहकर वो फिर से लान वांगजी की तरफ देखने लगा था। जहाँ पे लान वांगजी भी उसे ही घूर रहा था। जहाँ पे लान वांगजी की आंखें भी विंग के हाथों पर गया था जो हाथ लेनान के चेस्ट पर था। जहाँ पे ये देखकर वो विंग की तरफ देखता है और फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वो लेनान से कहता है, लेनान तुम यहाँ कैसे, तुम तो समारोह पे थी ना, तुम यहाँ कब आए। ये सुनकर जो लेनान था, लेनान अपने भाई की तरफ देखता है और वो कहता है, वो भाई मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहे। तभी उसके बात को काटते हुए ही विंग कहता है, महाराज ये आप क्या कह रहे हैं, वो और किसके साथ होगा, वो मेरे साथ था। वो असल में मैंने ही उसे यहाँ पे लाया है क्योंकि मैंने बहुत दिनों तक उसके नहीं देखा ना, उसके फेस को नहीं देखा, उसका चेहरा नहीं देखा, उसे नहीं छुआ, उसे नहीं हक किया, तो मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और इसीलिए ही मैं उसे वहाँ से खींच कर यहाँ पे लाया था। ये वो उसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था एंड दांत को पीसते हुए कह रहा था। लान वांगजी की तरफ देखता है और ये सुनने के बाद तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था और वो गुस्से में बस विंग को घूरे जा रहा था। इस बार उसके अंदर का अल्फा भी उसे चीख चीख के बोल रहा था उसे कंट्रोल करने देने के लिए, लेकिन वांगजी अपने आप को रोक रहा था। उसकी आंखें जो एक बार गोल्डन हो रहा था, एक बार नॉर्मल हो रहा था एंड ये चीज़ लेनान ने भी देखा एंड लेनान विंग की तरफ देखता है। विंग भी वांगजी को ही घूरे जा रहा था। उन दोनों के अंदर मतलब वो दोनों ही एक दूसरे को जस्ट घूर रहे थे। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। उसके बाद जाके जो लेनान था, लेनान कहता है, महाराज। ये कहकर वो उन दोनों के घूरने को वहीं पर स्टॉप लगाता है। जहाँ पे जो लान वांगजी था, लान वांगजी जो विंग से अपने नज़र हटाकर लेनान की तरफ देखता है। वो अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन वो लेनान की तरफ देखते हुए देखता है। जहाँ पे जो लेनान था, लेनान महाराज की तरफ देखता है और वो कहता है, महाराज आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको तो समारोह पे होना चाहिए ना, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये कहकर वो उसकी तरफ बहुत ही इनोसेंटली देखने लगा। जहाँ पे जो महाराज लान वांगजी था वो विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं किसी को ढूंढ रहा था। ये सुनकर लेनान महाराज से कहता है, ढूंढ रहे थे किसको, क्या वो मिला आपको। जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, नहीं
नहीं मिला, बल्कि वो खो चुका है हमेशा हमेशा के लिए। ये कहकर वो उसी तरफ देखता है, मतलब वांगजी विंग की तरफ ही घूर के देखता है। उसके बाद वो अपनी आंखों को विंग से टर्न करता है एंड फिर वो लेनान से कहता है, अभी कभी सभा में चलो मेरे साथ। ये कहकर वो आगे आगे करके जाने लगा एंड जो विंग था, विंग भी ये बात सुनकर एकदम फ्रोज हो गया। लान वांगजी के बैग को देखने लगा। विंग बस उसे घूर रहा था। वो अपना हाथ जो लेनान के हाथ में रखा था वो तुरंत ही वहाँ से हटा लिया एंड ये देखकर लेनान उसकी तरफ देखने लगा जहाँ पे विंग था। विंग अपने मुट्ठी को टाइट करते हुए ठीक उसी तरफ जाने लगा जिस तरफ वांगजी जा रहा था। वो वहाँ पे जाते हुए अपने मन ही मन कह रहा था, लान वांगजी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। एक ऐसे पर्सन हो जिसने मेरा दिल तोड़ा है, मेरा भरोसा तोड़ा है। तुम्हें मैं ऐसे ही पनिशमेंट दूंगा, ऐसे ही गुस्सा दिलाऊंगा। पर तुम्हें गुस्सा क्यों आया? हाँ, तुम मुझे किसी और के साथ देखकर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हुए थे? हाँ, मैं जानबूझकर क्यों लेनान के इतनी करीब आ रहा था? मैंने उसे देखा था। हाँ, मैंने उसे आते हुए देखा था मेरी तरफ एंड मैं सडनली लेनान को हक क्यों कर लिया? क्या मैं उसे जलाना चाहता था? पर क्यों जलाना चाहता था? ये सोचते हुए वो लान वांगजी को देख रहा था, लान वांगजी के बैग को देख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि उसने ये क्यों किया। असल में उसने जब उसके साथ मतलब लेनान के साथ वो बात कर रहा था तभी उसने नोटिस कर लिया कि वांगजी वही आ रहा है और उसे ही ढूंढते हुए आ रहा था। और ये देखकर सडनली ही उसके दिमाग में क्या आया उसे नहीं पता। वो डायरेक्टली ना लेनान को हक कर लिया एंड उस टाइम को उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि वहाँ पे उसने देखा ही नहीं है कि वहाँ पे वांगजी आया है। उसने बस लेनान को हक करके रखा था और ये चीज़ लान वांगजी ने देखा। उसके बाद जब लेनान ने उसे बुलाया देन लेनान के साथ विंग और भी ज़्यादा टची बिहेव करने लगा। अपने हाथ को लेनान के चेस्ट पे रखना और उसके सामने मतलब वांगजी के सामने बस ऐसा प्रिटेंड करना, ऐसा शो करना कि वो सिर्फ लेनान से शादी करना चाहता है, लेनान से प्यार करता है और वो लेनान से शादी करना चाहता है। ये सारी चीज़ें वो बोलने लगा वहाँ पे ठीक लान वांगजी की आंखों में देखकर। और पता नहीं क्यों लान वांगजी के एक्सप्रेशन को देखकर उसे दिल में क्या फील हो रहा था उसे खुद भी नहीं पता, पर उसे इस चीज़ से पता नहीं रिलीफ महसूस हो रहा था। पर क्यों हो रहा था? उसे तो गुस्सा होना चाहिए। ये लान वांगजी जो उसे धोखा दिया है, उसे अपने दोस्ती का नाम कहकर उसकी शक्तियों को उसे छीनना चाहता है। वो क्यों लान वांगजी को ऐसा फील करवा रहा था? वो क्या चाहता था उसे नहीं पता, लेकिन उसे तब जो मन आया उसने वही किया। उसने लेनान के हाथ मतलब अपने हाथ को लेनान के चेस्ट पे रखा, अपने हाथ को उसके साथ इंटरलॉक किया, फिर उसे दिखाया, ये सब कुछ शो करवाया। उसे वो समझ नहीं आ रहा था और वो अभी भी यही सारी चीज़ें सोचकर वो मेन पैलेस की तरफ जाने लगा था। लान वांगजी के पीछे लान वांगजी, विंग और लेनान सभा में पहुंच गए थे। यहाँ पे सभा से सारे लोगों को हटा दिया गया था। मतलब लान वांगजी ने ऑलरेडी मतलब जो शुयांग तशुन से कह दिया था कि सब लोगों को वहाँ से हटा दिया जाए, तो सब लोगों को अभी के लिए वहाँ से हटा दिया गया था। जहाँ पे जो लान वांगजी था, लान वांगजी जो मतलब समारोह की जगह पे जहाँ पे जिस हॉल पे समारोह हो रहा था वहाँ पे आता है एंड वो उन लोगों को देखता है जिन लोगों की ऑलरेडी डेथ हो चुका था। उन लोगों को अभी एक मतलब जो स्ट्रेचर था ना, स्ट्रेचर पे लेटाया गया था, जहाँ पे लान वांगजी इन सभी लोगों को हीलर को चेक करने के लिए बोल दिया था। जहाँ पे हीलर्स आके चेक करने के बाद एक पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं। उसके बाद वो महाराज के पास आते हैं, जहाँ पे महाराज लान वांगजी जो ऑलरेडी अब उस मतलब जो सभा के अंदर आ गया था, वो वहाँ पे आते ही हीलर्स की तरफ देखता है। जहाँ पे हीलर्स उन सारे लोगों को देखने के बाद उन सारे लोगों को कुछ सैनिक मिलाकर उठाकर वहाँ से लेके जाते हैं। मतलब अभी के लिए उनके बॉडी को एक जगह पे रखा जाएगा। यहाँ पे अभी उनके बॉडी को मतलब दफन नहीं किया जाएगा, लान वांगजी ने कह दिया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो अजीब सा लग रहा था लान वांगजी को एंड इसीलिए उसने कह दिया था कि उनको बॉडी को अभी दफन नहीं किया जाएगा। एंड ये सुनने के बाद सब लोगों ही मतलब नोट कर दिया था। यहाँ पे कुछ ओमेगास थे जो रो रहे थे। असल में ये उन ओमेगास के मतलब पेरेंट्स थे, जहाँ पे उन ओमेगास के पेरेंट्स जिनकी डेथ हो गई थी, ये उन ओमेगास के फादर थे, अल्फा फादर्स, जहाँ पे वो लोग अब मर चुके थे एंड वो ओमेगास अब रो रहे थे, वो पागलों की तरह रो रहे थे कि उनके पेरेंट्स को किसने मारा, क्यों मारा और अचानक क्या हुआ उसके पेरेंट्स के साथ। ये सारी चीज़ें मतलब लान वांगजी ने भी देखा। लान वांगजी जो शुयांग से कहा कि उन सब लोगों से बात करो और उन्हें शांत करवाओ। ये सुनकर जो शुयांग ने नोट किया एंड शुयांग वहाँ पे चला गया, जहाँ पे लान वांगजी के पीछे जो विंग था, विंग भी आ गया था एंड साथ ही साथ लेनान भी आ गया था। यहाँ पे जो विंग था, विंग उन सारे लोगों को देख रहा था जिन लोगों की अभी जस्ट डेथ हो गया था। वो उनको देखने के बाद ना उसकी फेशियल एक्सप्रेशन ना चेंज हो गया था एंड वो एकदम शांत हो गया था और बस उन लोगों को जाते हुए देख रहा था। सैनिक जो उनके बॉडीज़ को लेके जा रहा था, वो अपनी मुट्ठी को टाइट करके रखा था। जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी जो कुछ सैनिकों के साथ बात कर रहा था, वो उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था। यहाँ पे उनके साथ बात करने के बाद उसकी नज़र विंग की तरफ जाता है। विंग वहाँ पे था। यहाँ पे सभी ओमेगास को वहाँ से हटा दिया गया था, मतलब सारे ओमेगास और जो सारे सेक्ट लीडर्स थे उनको अभी के लिए वहाँ से हटा दिया गया था। लान वांगजी ने ही कहा था कि अभी उन लोगों को वहाँ से हटना चाहिए, तो ये इसीलिए वो लोग वहाँ से हट गए थे। तो यहाँ पे सिर्फ विंग ही एक लौता ओमेगा था और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे सैनिक थे और लेनान था। जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी विंग की तरफ देखता है एंड वो विंग के पास आते हुए कहता है, विभूषण तुम्हें अभी यहाँ से जाना चाहिए। ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है, वो भी कोल्डली। उसका जो टोन था वो भी बहुत ज़्यादा कोल्ड था एंड वो कोल्डली उसकी तरफ देख रहा था। जहाँ पे लान वांगजी का इतना कोल्ड नेचर देखकर ना विंग इसकी तरफ देखने लगा, सिर्फ देखने लगा।
जहाँ पे लान वांग जिसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम यहाँ से बाहर जाओ, तुम्हें अपने पिता के पास जाना चाहिए। ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है, वो इसी तरफ देखता है। उसके बाद वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है और वो अपने फादर के पास चला जाता है। यहाँ पे सारे सेक्ट लीडर्स को ना सिर्फ उस सभा से, उस समारोह की जगह पे जहाँ पे वो समारोह हो रहा था ना, उस जगह से हटा दिया गया था। लेकिन वो लोग एक जगह पे आके रुके थे एंड वो लोग सोच रहे थे कि आखिर यहाँ पे अचानक हुआ क्या था। यहाँ पे जो जंग फेंगमियान था, जंग फेंगमियान कब से विंग को ही ढूंढे जा रहे थे एंड वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए जा रहे थे। अचानक विंग कहाँ चला गया और इसीलिए ही वो वहाँ से, मतलब जिस जगह पे वो लोग रुके थे वहाँ से वो निकल गया था एंड वो ढूंढने लगा था उसे। वो ढूंढते ढूंढते दोबारा वहीं पे आ गया था जहाँ पे जो विंग था, विंग जो जगह पे मतलब सारे सेक्ट लीडर्स थे ना, वहाँ पे चला गया। यहाँ पे सारे सेक्ट लीडर्स के साथ सारे ओमेगास भी थे एंड कुछ ओमेगास जो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। वो वहाँ पे जाने के बाद वो अपने फादर को ढूंढता है एंड उसका फादर ढूंढते हुए वहाँ पे ही आ गया था एंड वो अपने बेटे को देखने के बाद तुरंत ही वो अपने बेटे के पास आ गए एंड वो उसे एकदम टाइटली हक करते हुए कहते हैं, विंग विंग तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कहाँ ढूंढा? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम कहाँ चले गए थे बेटा? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ रहा था। ये कहकर वो उसे और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया। जहाँ पे जो विंग था, विंग अपने फादर को हक करते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ फादर, मुझे कुछ नहीं हुआ। जहाँ पे जो उसके फादर थे वो कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डर गया था, तुम मेरे साथ ही रहना, मुझसे अलग मत होना, ठीक है? ये कहकर वो उसको एकदम टाइटली पकड़ लिया था। यहाँ पे सारे जो सिख लीडर्स थे वो सारे लोग ही घबराए हुए थे क्योंकि वो लोग उन लोगों को मरते हुए देखे थे अपनी आंखों के सामने और कितना दर्दनाक उनकी मौत हुई थी। उनकी बॉडी से अचानक ही खून निकलने लगा, वो लोग ब्लड की वॉमिटिंग करने लगे, उनकी आइज़ वाइडन हो गई थी, किस तरह से उनकी मौत हो गई है अचानक ही। तो सब लोग ना एकदम डर गए थे, बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। सब लोग सोच रहे थे कि इतनी बुरी मौत उनकी कैसे हुई, आखिर हुआ क्या है। सब लोगों की आंखों के सामने उनकी मौत हो गई थी, तो इसीलिए ही सब लोग टेंस थे, सब लोग घबराए हुए थे। एंड जो जो जंग फेंगमियान था वो भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वो सोच रहे थे कि विंग को कुछ हुआ तो नहीं ना, इसीलिए ही वो इतना ज़्यादा परेशान थे और वो विंग को एकदम टाइटली पकड़ के रखे थे। एंड विंग भी अपने फादर को ऐसे ही पकड़ के रखा था। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। हाँ, नेक्स्ट डे हो चुका था। यहाँ पे लान वांगची ने सब लोगों को अपने मतलब गेस्ट क्वार्टर दिया था, सब लोगों को अपने अपने गेस्ट क्वार्टर में रहने के लिए बोल दिया था। यहाँ पे समारोह को रोक दिया गया था। लान वांगची ने ऑलरेडी समारोह को रोकने के लिए बोल दिया था, अभी ये समारोह नहीं होगा क्योंकि अभी जो हालत हुआ है ना, वो उस चीज़ को लेकर अभी इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे और यहाँ पे लान वांगची को कुछ पता चला था और इसी के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो इसीलिए अभी के लिए वो समारोह को रोक दिया था। यहाँ पे हालांकि मंत्रियाँ जो इस चीज़ से खुश तो नहीं थे, लेकिन लान वांगची ने डायरेक्ट मना कर दिया था कि अभी कोई समारोह नहीं होगा और अभी कोई इस चीज़ को लेकर कोई बात नहीं करेगा। इसीलिए सारे मंत्री अभी शांत हो गए थे या फिर कह लो चुप हो गए थे। जहाँ पे लान वांगची जो यही सारी चीज़ें सोच रहा था, अभी मॉर्निंग के सभा में सब लोग थे, मतलब सारे सेक्ट लीडर्स थे। यहाँ पे सारे ओमेगास को अलग सा क्वार्टर में रखा गया था, मतलब सारे ओमेगास को अलग अलग क्वार्टर दिया गया था जहाँ पे वो लोग रुके हुए थे। यहाँ पे सिर्फ सारे जो अल्फा सेक्ट लीडर्स थे ना, वो सारे लोग थे एंड साथ ही साथ सारे मंत्रियाँ थे। जहाँ पे लान वांगची जो अभी अपने थ्रोन पर बैठा हुआ था एंड वो कुछ सोचे जा रहा था। यहाँ पे जो मंत्रियाँ भी जानते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। यहाँ पे सेक्ट लीडर्स में से जो जिन गोंगशान था, जिन गोंगशान, वेन रूहान और जो नी मुंजे थे, वो तीनों ही उठकर खड़े होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे सूशे भी था। यहाँ पे सभी लोग खड़े होकर महाराज को वो करते हुए कहते हैं, महाराज ये अब गंभीर होता जा रहा है। हम लोगों ने सोचा था कि वो डार्क एनर्जी वाला वो शक्ति वो मर चुका है, वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है महाराज, ये फिर से वापस आ गया है। हम लोगों ने जो सोचा था ये उससे भी उल्टा निकला है, वो फिर से वापस आ गया है महाराज। उन लोगों की मौत रीजनफुल एनर्जी से हुआ है, इसका मतलब रीजनफुल एनर्जी अभी भी है और साथ ही साथ वो भी अभी भी जिंदा है। वो शक्ति हम लोगों ने देखा था, वो शक्ति जो गायब हो गया था, हम लोगों को लगा कि वो शक्ति मर गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो शक्ति ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी भी है एंड वो फिर से लोगों को मार रहा है महाराज। अब ये चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है, हमें जल्द से जल्द कुछ और करना होगा, वरना कल्टीवेशन वर्ल्ड फिर से दवाई की तरफ बढ़ जाएगा महाराज। हमें कैसे भी करके फिर से इस रीजनफुल एनर्जी वाले को पकड़ना पड़ेगा महाराज। हमें पता है कि ये रीजनफुल एनर्जी किसी ने कंट्रोल किया है, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि रीजनफुल एनर्जी किसी को मार डाले, वो भी बिना सोचे समझे। ये किसी ने किया है महाराज। ये बात जिन गोंगशान ने कहा था। जहाँ पे जिन गोंगशान की बातों को सुनकर जो लान वांगजी जिन गोंगशान की तरफ देखता है, हाँ ये वो भी जानता है कि ये रीजनफुल एनर्जी है। असल में जो हीलर्स ने सारी चीज़ों को ठीक से देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करके महाराज के पास आए थे एंड महाराज को उन्होंने बताया कि ये जो एनर्जी था वो रीजनफुल एनर्जी था, जिनकी वजह से उनकी मौत हुई है। जहाँ पे रीजनमेंट एनर्जी ने उनके अंदर से सारी जो पावर्स थी उसे पूरी तरीके से एकदम अपने अंदर संभाल लिया और साथ ही साथ उनकी सांसों को तक रोक दिया था, जिस वजह से उनकी मौत हुई थी। उनकी बॉडी पे वो रीजनमेंट एनर्जी ऐसे काम कर रहा था कि उनकी बॉडी पे जगह जगह पे कट लग गए हैं एंड वो एनर्जी बहुत ज़्यादा खतरनाक था, जिस वजह से वो लोग बच नहीं पाए थे। और ये चीज़ लान वांगजी को पता चलने के बाद लान वांगजी बहुत ज़्यादा टेंस हो गया। क्या फिर से वो एनर्जी वापस आ गया है? येन आयरन वापस आ गया है? हाँ, येन आयरन। लान वांगजी को पता चल गया है कि ये येन आयरन है एंड येन आयरन का पावर ही उन लोगों के बॉडी के ऊपर मिला है और इसी चीज़ को लेकर ही लान वांगजी बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या फिर से कोई और अनहोनी होने वाला है? लान वांगजी यही समझ नहीं पा रहा था और ऊपर से वो इसी चीज़ से भी ज़्यादा विंग के बारे में सोच रहा था। विंग की बर्ताव वो पूरी तरीके से बदलने लगा था। वो हाँ, उस टाइम को जब येन आयरन उसके अंदर था, या फिर कह लो येन आयरन का जो सोल था उसके अंदर था, तब उसकी बर्ताव पूरी तरीके से अलग था। लेकिन इस बार विंग की जो बर्ताव है वो चेंज ज़रूर हुआ है, लेकिन इस बार ये विंग ही है। लान वांगजी को ये समझ आ गया था।
और उसे डर था कि क्या क्या येन आयरन फिर से विंग के ऊपर। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। लान वांगजी यही सोचे जा रहा था एंड वो यही सारी चीज़ें सोचते हुए उस सभा में सबकी बातें सुन रहा था। यहाँ पे सब लोग इसी चीज़ को लेकर ही बातें कर रहे थे। यहाँ पे कुछ देर तक इसी चीज़ को लेकर, इसी मसले पर बात होता है। उसके बाद लान वांगजी ने अभी के लिए इस सभा को यहीं पे एंड कर दिया था। और हाँ, यहाँ पे एक बात उसने कह दिया था कि सभी सेक्ट लीडर्स को अभी अभी अपने क्लैन में वापस जाना चाहिए, क्योंकि लान वांगजी अब इस समारोह को फिर से नहीं चाहता है। लान वांगजी ने डायरेक्ट मना कर दिया है कि अब कोई भी एम्प्रेस के लिए डिमांड नहीं करेगा तब तक जब तक इस मसले को नहीं खत्म किया जाए। यहाँ पे ये सुनने के बाद सब लोगों ने, मतलब मर्जी तो किसी का भी नहीं था, लेकिन सब लोगों ने अभी के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि अभी सबसे बड़ा जो मसला था ये येन आयरन था और ये रिसेंटफुल एनर्जी था। तो इसीलिए लान वांगजी की बात को सब लोगों ने ही मान लिया और ऑफकोर्स मानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये लान वांगजी का ऑर्डर है। वेल, यहाँ पे सभी लोग यही सोचते हुए अब सभा से बाहर निकल रहे थे। लान वांगजी जो डायरेक्ट सभा से निकलकर अभी अपने महल पर आ गया था, वो अभी भी अपने ख्यालों में ही था। वो अभी अपने महल पर ना, अपने कमरे पर था। वो कमरे के अंदर बैठकर यही सोचे जा रहा था, येन आयरन, क्या येन आयरन फिर से वापस आ गया है। येन आयरन जिसने इतिहास का सबसे बड़ा खतरनाक, मतलब एक ऐसा एनर्जी था जो पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोहराम मचा दिया था। एंड इसके बारे में वांगजी श्योर हो चुका था कि ये येन आयरन ही था। बट येन आयरन उसने जितना सुना है, और इनफैक्ट सुशे ने उससे जो कहा था पहले, इनफैक्ट उसने आने से पहले एक बार सुशे से बात किया था एंड सुशे ने वही सारी बातें जो पहले कहा था, वो सारी बातें उसने दोबारा रिपीट किया था और सारी बातें उसके दिमाग में घूम रहा था। आज से कई हज़ार साल पहले येन आयरन को ख़त्म किया था दो लोगों ने, वो दो लेजेंडरी वुमेन्स। लेकिन वांगजी का पॉइंट तो ये था कि अगर दो लेजेंडरी वुमेन ने उस येन आयरन को ख़त्म कर दिया है तो दोबारा येन आयरन आया कहाँ से। लान वांगजी का सवाल यहाँ पे आके रुक गया था और इसी चीज़ को ही वो मिला नहीं पा रहा था। अगर वो लोगों ने येन आयरन को ख़त्म कर दिया है तो येन आयरन फिर से कहाँ से आ गया। अगर येन आयरन को कोई तैयार भी किया तो ये पॉसिबल नहीं है येन आयरन को तैयार करना, क्योंकि कई हज़ार साल पहले ही एक बार ही वो येन आयरन बाहर आया था एंड उस येन आयरन को तभी वो दो वुमेन ने ख़त्म कर दिया था। तो फिर से येन आयरन कहाँ से आ गया। एंड ऑफ कोर्स सबसे बड़ी बात, येन आयरन के साथ विंग का कनेक्शन क्या है। विंग ही क्यों उस येन आयरन को कंट्रोल कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स लान वांगजी इतना ज़्यादा ही इडियट नहीं है कि वो ये नहीं समझ पाया था। जब उसके साथ विंग का लड़ाई हुआ था तब भी विंग के मुंह से उसने सुना था, येन हूँ मैं, येन को हराना आसान नहीं है। ये सवाल उसके दिमाग में पहले भी आया था और पहले भी वो इस चीज़ को लेकर सोचा था, लेकिन उसे कोई क्लू नहीं मिला था। लान वांगजी इसी चीज़ को ही मिला नहीं पा रहा था। येन आयरन खुद को येन कह रहा था और साथ ही साथ येन आयरन के साथ विंग का कोई कनेक्शन है, बट क्या कनेक्शन, वो इसी चीज़ को इतनी बार सोचा है लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं आया। और साथ ही साथ उसके दिमाग में ये फोर्स सोल का जो ये जो मसला है ना, वो इस चीज़ को भी ठीक से नहीं ढूंढ पाया। बस इतना समझ गया था कि ये फोर्स सोल, येन आयरन और विंग, इन चीज़ों में कोई ना कोई कनेक्शन है। और वैसे भी वो ढूंढ रहा था एक स्पिरिचुअल टूल, मतलब वो स्पिरिचुअल टूल जिसको एक इमोर्टल ने बनाया था और वो स्पिरिचुअल टूल बहुत ज़्यादा खतरनाक था। लेकिन ये स्पिरिचुअल टूल क्या येन आयरन है? अगर येन आयरन ही स्पिरिचुअल टूल है तो येन आयरन का उत्तराधिकारी विंग कैसे हुआ? यही तो उसका सवाल है और इसी चीज़ को ही वो मिला नहीं पा रहा था। पूरी चीज़ें उसके दिमाग में घूम रहा था लेकिन वो उसे मिला नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके पास इसका कोई भी आंसर नहीं है और ना ही कोई क्लू है। बस क्लू तो है ये फोर सोल, येन आयरन, विंग और उत्तराधिकारी, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में घूम रहा था। एंड वो चीज़ वो यहीं पे सोचकर अपने जो स्पिरिचुअल जो टूल था, मतलब अपना जो गुचिन था, वो उसे बजा रहा था और वही नोट बजा रहा था ताकि उसके दिमाग में कुछ तो आए। एंड जब वो उस नोट को बजा रहा था ना, तभी ना पता नहीं वो अपने आँखों को बंद करके उस म्यूज़िक नोट को बजा रहा था तो उसकी आँखों के सामने एक चीज़ फ्लैश हुआ या फिर कोई जगह फ्लैश हुआ। एंड ये देखते ही वांगजी तुरंत ही अपने आँखों को ओपन कर लिया और वो अपने मुँह से कहा, कोल्ड केव। बस वो यही कहा था। इससे पहले वो इसके बारे में कुछ और सोच पाता तभी जो उसके डोर का, मतलब जो रूम का जो डोर था वो नॉक होता है। एंड ये देखा लान वांगजी जो अपने ख्याल से बाहर आता है, जहाँ पे जो रूम के बाहर से शो यांग कहता है, महाराज क्या आप अंदर है? महाराज आपसे कोई मिलने आया है। ये सुनकर लान वांगजी कहता है, कौन मिलने आया है? ये सुनकर, मतलब जो शुयांग था, शुयांग कहता है वो गुरु यांगशिंग आए हैं। ये सुनकर लान वांगजी कहता है, गुरु यांगशिंग यहाँ पे? ये कहकर वो तुरंत ही उठता है और फिर वो दरवाजा ओपन करते हुए शुयांग से कहता है, उन्हें अभी के अभी मेरे स्टडी रूम में भेजो। ये कहकर वो वहाँ से स्टडी रूम की तरफ जाने लगा, जहाँ पे शुयांग नोट करता है और वो उन्हें लेने के लिए चला गया। जहाँ पे जो वांगजी जो अपने स्टडी रूम पे आ चुका था, वो वहाँ पे इंतजार कर रहा था गुरु यांगशिंग जो उसकी माँ का गुरु था, मतलब उसकी माँ गुरु यांगशिंग का शिष्य थी। उसकी माँ ने जो भी अपनी कल्टीवेशन सीखा था वो गुरु यांगशिंग से ही सीखा था। गुरु यांगशिंग वो बहुत ज़्यादा अच्छा कल्टीवेटर थी और साथ ही साथ बहुत अच्छा ज्ञान भी रखते थे। गुरु यांगशिंग जो एक मेल ओमेगा है, वो एक ओमेगा होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। वो इतना ताकत रखते थे कि वो ऐसे 100
अल्फा को 1 मिनट में ही धूल चटा सकते थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और लान वांगजी जो गुरु यांगशिन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, बहुत ज़्यादा। वो बचपन में ही अपनी माँ के साथ कई बार गुरु यांगशिन से मिलने गया था। इनफैक्ट उसका माँ इस क्लैन में आने से पहले गुरु यांगशिन के साथ ही रहते थे, लेकिन जब वो यहाँ पे आ गए तो गुरु यांगशिन वहीं पे रहने लगे। हालांकि उनका ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, गुरु यांगशिन ज़्यादा लोगों को सिखाते नहीं थे, कुछ गिने चुने लोगों को ही वो सिखाते थे। एंड उन गिने चुने लोगों में से वांगजी भी था। हाँ, वांगजी थोड़ा बहुत उनसे शिक्षा लिया था। वो जब भी अपनी माँ के साथ जाता था तब भी वो गुरु यांगशिन से बहुत सारी चीज़ें सीखा था जो उसके बहुत ज़्यादा काम आए थे। एंड इसीलिए ही वो गुरु यांगशिन की वो मतलब जो ज्ञान था उसे वो अप्रिशिएट करता था, और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी गुरु यांगशिन से करता था। और इसीलिए ही वो अपने भाई को वहाँ पे भेजा था। हाँ, उसने बहुत पहले ही अपने भाई को गुरु यांगशिन के पास भेज दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि उसके भाई को भी उसकी मतलब गुरु यांगशिन की जो ज्ञान थी वो जानना ज़रूरी है। हालांकि वो बहुत पहले भेज सकता था, लेकिन उसने नहीं भेजा था। उसने पहले अपने हाथों से ही अपने भाई को सिखाया था। उसके बाद उसने सोचा कि गुरु यांगशिन के पास शिचेन रहेगा तो वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है। इनफैक्ट उसके फादर के डेथ के बाद जो मतलब शिचेन था वो बहुत ज़्यादा टूट गया था, क्योंकि उसकी माँ भी नहीं थी, उसके फादर भी नहीं थे। तो वांगजी जो अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी रहता था, वो नहीं चाहता था कि उसका भाई ऐसे उदास रहे। अगर वो किसी काम में, किसी शिक्षा में व्यस्त रहेगा तो वो ये सारी चीज़ें नहीं सोचेगा। यही सोचकर उसने गुरु यांगशिन के पास शिचेन को भेज दिया था। तो अभी तक शिचेन का शिक्षा खत्म नहीं हुआ था, तो गुरु यांगशिन के पास ही मतलब शिचेन था। तो अचानक गुरु यांगशिन यहाँ पे क्यों आए थे? हालांकि गुरु यांगशिन अपने जगह से मतलब अपने घर से कभी भी बाहर नहीं निकले हैं। जो भी उनसे मिलना चाहता था वो उनके मतलब घर पे जाकर ही मिलते थे। ये पहली बार था जो गुरु यांगशिन बाहर आए थे और वो वांगजी के पास आए थे। तो इसीलिए ही वांगजी थोड़ा सा टेंस था, क्या कुछ हुआ है? और उसका भाई, क्या गुरु यांगशिन के साथ उसका भाई भी आया है? ये सारी चीज़ें वो सोच रहा था। तभी उसका स्टडी रूम का जो डोर था वो नॉक होता है एंड वांगजी उस रूम में आने के लिए कहता है, जहाँ पे अंदर एक सुंदर सा एक ओमेगा आता है जो बहुत ज़्यादा एज थी, मतलब बहुत ज़्यादा एज हो चुका है उनका, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। जहाँ पे वो आते ही कहते हैं वांगजी। ये सुनकर वांगजी जो तुरंत ही खड़ा हो गया था वो गुरु यांगशिन के सामने वो करते हैं और वो कहते हैं गुरुजी। ये कहकर वो गुरुजी को टेबल के सामने बैठाते हुए उसके लिए टी रेडी करते हैं और फिर वो टी सर्व करते हुए कहते हैं, गुरुजी कैसे हैं आप? कितने सालों बाद आपसे मिला हूँ मैं, आप ठीक तो है ना? और आप यहाँ पे आए हैं, कोई ज़रूरी बात था? अगर कोई ज़रूरी बात था तो आप मुझे संदेश भेज देते, मैं खुद आता आपके पास। ये कहकर वो टी कप को वांगजी गुरुजी के हाथ में देता है, जहाँ पे गुरुजी जो टी कप को ले लेते हैं और फिर वो वांगजी की तरफ देखते हैं। वांगजी देख सकता था कि गुरुजी बहुत ज़्यादा टेंस हैं एंड बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। ये देखकर वांगजी भी थोड़ा टेंस हो गया और वो कहता है, गुरुजी क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? ये कहकर वो गुरुजी की तरफ देखता है। गुरुजी जो टी कप को नीचे रखते हुए वो वांगजी की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं, वांगजी क्या शिचेन यहाँ पे आया है? ये सुनकर वांगजी कहता है, क्या शिचेन तो आपके पास है ना, मैंने तो आपके पास उसे भेजा था ना। ये सुनकर जो यांगशी थी वो इस बार अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है, वांगजी मैं क्या कहूँ तुम्हें? क्या सच में मैं जो सोच रहा हूँ मैं अब क्या करूँ? मैं समझ नहीं पा रहा। ये सुनकर वांगजी कहता है, गुरुजी क्या हुआ है मुझे बताइए, शिचेन कहाँ है? शिचेन तो आपके पास था ना। जहाँ पे जो गुरु यांगशी थे वो कहते हैं, वही तो, वो मेरे ही पास था वांगजी। तुम्हें तो पता है ना कि मेरा घर जो पर्वत में है और मैं पर्वत में रहता हूँ और वहीं पे मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को शिक्षा देता हूँ। तो मैं हमेशा की तरह अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ और साथ ही साथ शिचेन के साथ उस दिन मैं उनको ट्रेनिंग करवाने के लिए लेके गया था पर्वत के एकदम ऊपर। एंड पर्वत के ऊपर ही मैं सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा था। और तुम्हें तो पता है कि उस पर्वत में ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। उस पर्वत में मैं और कुछ और लोग रहते हैं जो लोग मेरी ही तरह ऐसे शांत जगह में रहना पसंद करते हैं। तो मैं हमेशा की तरह ही उन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए पर्वत के एकदम ऊपर चला गया था एंड मैं पर्वत के ऊपर ही उन्हें हर वक्त ट्रेनिंग करवाता था। तो मैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ और तुम्हारे भाई यानी कि शिचेन को लेकर ही मैं वहाँ पे उनको शिक्षा देने के लिए लेके गया था। तो मैं उनको वहाँ पे ट्रेनिंग देने लगा एंड कुछ वक्त ना मैं वहीं पर था और वहाँ पे मेरा जो दासी था, जो ये हुआ था, वो मेरे पास दौड़ के आई और मुझे कहा कि आपसे कोई मिलने आया है। ये सुनने के बाद मैं थोड़ा सा शॉक्ट हो गया था, क्योंकि बहुत साल हो चुके थे कि कोई मुझसे मिलने नहीं आया। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद तुम हो सकते थे, तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। तो मैंने यही सोचकर मैं ये हुआ के साथ मतलब उन बच्चों को वहीं पे रखकर थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रखकर मैं अपने क्वार्टर वापस आ गई। एंड मैं क्वार्टर आने के बाद मैं उस पर्सन को जो मुझसे मिलने आया है मैं उसको मेरे गेस्ट क्वार्टर के सामने आने के लिए बोल दिया था। जहाँ पे ये हुआ वहाँ पे चली गई थी एंड मैं रूम पे बैठ गया था, इंतजार कर रहा था कि तुम आए हो, बट वहाँ पे तुम नहीं थे। मैं गलत था। वहाँ पे कुछ लोग आए थे। पहले तो एक पर्सन आया था जो पूरी तरीके से काले कपड़े में था, जिसने अपना फेस पूरी तरीके से ढके रखा था। मैं ये देखकर एकदम शॉक्ट हो गया, लेकिन मैं डरा नहीं था। मैं वहाँ पे ही था, मैं उनकी तरफ देख रहा था। उस पर्सन के पीछे पीछे और भी बहुत सारे काले कपड़े में लोग आए एंड वो मेरी तरफ देखने लगे। मैं समझ गया कि कोई ना कोई खतरा तो है। ये कौन है और इनका यहाँ पे वो लोग आ कैसे सकते हैं? क्योंकि ये पर्वत बहुत ज़्यादा सेफ था और तुम्हें तो पता था ना कि इस पर्वत में कोई ऐरे गहरे लोग नहीं आ सकते हैं। मैंने ऐसा ही पूरी तैयारी इस पर्वत में करके रखा था और इसीलिए ही मुझे लगा था कि वो तुम आ सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि यहाँ पे कैसे आना होता है। लेकिन ये लोग कैसे आए? वो लोग आने के बाद वो लोग कुछ देर तक मुझे ही देखने लगे। उसके बाद उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला करने लगा और ये देखकर मैं पूरी तरीके से तैयार था। मैं इन लोगों के साथ फाइट करने लगा और फाइट करते करते मैं उन लोगों को वहाँ से बाहर निकाला एंड वो लोग मेरे साथ हमला करने लगे थे। मैं समझ नहीं पाया कि ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं और क्यों आए हैं। तो मैं उनके साथ लड़ने लगा एंड मैं एक एक करके सबको हराने लगा एंड सब लोग जो मेरे ऊपर लगातार हमला करने लगे, तो मैं सब लोगों को
एक साथ हमला करने लगा। कुछ टाइम में ही मैंने उन लोगों को थका दिया था। हाँ, हालांकि वो लोग हार मान नहीं रहे थे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी था, जैसे कि लग रहा था कि उनके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी हो। हालांकि वो लोग मेरे साथ जीत नहीं पा रहे थे, लेकिन मैं समझ गया था कि उनके अंदर उनकी शक्ति के अलावा भी कोई और भी शक्ति है जो उनको हेल्प कर रहा है मेरे साथ लड़ने में, क्योंकि इतनी देर तक मेरे सामने कोई टिक नहीं पाया था, लेकिन ये लोग अभी तक टिके हुए थे। तो मैं उन लोगों को फिर से इस बार पूरी ताकत के साथ लड़ने लगा। वो लोग फिर भी हार नहीं मान रहे थे, वो लोग लगातार मेरे साथ हमला कर रहे थे, लेकिन मैं इतना समझ गया था कि वो लोग मुझे मारना नहीं चाहते हैं, वो लोग कोई मकसद से आए हैं, ये भी मुझे समझ आ रहा था, लेकिन क्या मैं समझ नहीं पाया। ऐसे ही मैं कई देर तक लड़ने लगा, कई देर तक। फाइनली जब ये लोग हार नहीं मान रहे थे तो मैंने अपनी ये चेंग को बाहर निकाला एंड मैं उनके साथ ये चेंग के साथ फाइट करने लगा। गाइस, ये चेंग एक स्पिरिचुअल टूल का नाम है जो एक वायलेंस जैसा है। वेल, वो उनसे लड़ने लगे, जहाँ पे मैं उनसे उस चीज़ से लड़ने के बाद फाइनली जाके वो लोग कमज़ोर पड़ने लगे थे एंड कुछ ही मिनट में वो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। मैं उन लोगों को पकड़ के पूछना चाहता था कि वो लोग कौन है और क्यों वो मुझ पर हमला करने वाले, मतलब मुझ पर हमला किया है, और वो लोग इस पर्वत के अंदर कैसे आए। मैं ये पूछने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो लोग अचानक ही एक स्मोक में बदल कर गायब हो गए। मैं ये देखकर शॉक्ड हो गया। वो लोग एक जीता जागता आदमी थे, वो लोग ऐसे ही स्मोक में बदल के गायब कैसे हो गए। मैं चारों तरफ ढूंढने लगा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं अपनी दासियों को बुलाकर सब जगह पे उन लोगों को ढूंढने के लिए कहा। पूरी पर्वत को ढूंढने के बाद कोई नहीं मिला, और साथ ही साथ यहाँ पे शिचैन भी नहीं मिला। मुझे तब जाके समझ आया कि ये लोग कोई मकसद से यहाँ पे आए थे, और वो मकसद शिचैन होगा। और ये जानने के बाद मैं बहुत ज़्यादा मतलब शॉक्ड हो गया, एकदम डर गया। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि शायद अगर वो लोग उसे ढूंढने के लिए आ रहे हैं, मतलब शिचैन को ढूंढने के लिए या फिर शिचैन को पकड़ने के लिए आए हैं, तो शिचैन अपना बचाव करते हुए शायद वो तुम्हारे पास आ गया होगा। और यही सोचकर मैं फिर भी तुम्हारे पास आना चाहता था और तुमसे पूछना चाहता था कि शिचैन यहाँ पे आए हैं या नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही डाउट हो रहा था कि वो लोग शिचैन को पकड़ने के लिए आए हैं, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग शिचैन को पकड़ के क्या करेंगे। इसीलिए मैं तुरंत ही यहाँ लैंड क्लैन आ गया तुमसे मिलने के लिए। ये कहकर जो गुरुजी था वो वांगजी की तरफ देखते हैं। वांगजी जो ये सारी चीज़ें सुनकर एकदम शॉक्ड हो गया था, और वो शॉकिंगली गुरुजी को देख रहा था, जहाँ पे गुरुजी यांगशिंग कहते हैं, वांगजी मुझे लगता है वो लोग शिचैन को ही पकड़ने के लिए आए थे, क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। वो सारे स्टूडेंट्स एकदम सही सलामत थे, सिर्फ शिचैन ही गायब था। और मैंने शिचैन को पूरे पर्वत में ढूंढा, लेकिन वो नहीं था। मैंने पूरी तरीके से छान मारा था। इनफैक्ट मैं मेरे जितने भी जाने लोग थे, मैं उन लोगों को पूरे पर्वत को ढूंढने के लिए बोला, लेकिन पूरे पर्वत में भी वो नहीं मिला वांगजी। मैं इसीलिए ही श्योर होकर बोल रहा हूँ कि वो लोग शिचैन के लिए ही आए थे एंड वो शिचैन को ही पकड़ के लेके गए हैं। और अब मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए हैं और शिचैन के साथ क्या कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ही फिक्र हो रहा है उसका, वो ठीक तो है ना। जहाँ पे गुरुजी की इस बात को सुनने के बाद ही लान वांगजी जो तुरंत ही अपनी जगह से उठ गया था और अपने तलवार को पकड़ लिया। जहाँ पे जो गुरुजी था वो भी उठ गए थे, जहाँ पे वो उठते हुए कहता है, वांगजी हमें शिचैन को ढूंढना पड़ेगा इससे पहले कि शिचैन को कुछ हो जाए। ये सुनकर जो लान वांगजी था, लान वांगजी अपने सिर को नोट कर देता है और वो कहता है, हाँ मैं अपने भाई को बचा कर रहूँगा, अगर किसी ने भी मेरे भाई को हार्म भी किया ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो अपने तलवार को टाइटली पकड़ लेता है। जहाँ पे जो गुरुजी था वो भी अपने सिर को नोट करते हैं और वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, वांगजी मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हारे भाई को सेव करने में सक्षम नहीं था। ये कहकर वो अपने सिर को नीचा कर लिया था। ये देखकर जो लान वांगजी था, लान वांगजी अपनी मतलब गुरुजी की तरफ देखते हुए कहता है, गुरुजी आप ऐसे ही मेरे सामने सिर मत झुकाइए, आप मुझसे बड़े हैं और आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। ये जिसने किया है ये उनकी गलती है और उन लोगों को उनकी गलतियों का सज़ा मिलेगा। उसने मेरे भाई को किडनैप किया है, उसे पकड़ के रखा है। अगर उसने मेरे भाई को छुआ बिना मैं उसके हाथ तक काट दूंगा। ये कहकर वो गुस्से में दिखने लगा। जहाँ पे जो गुरुजी था वो भी नोट कर दिया था। यहाँ पे वो दोनों ही बाहर निकल गए थे एंड बाहर निकलने के बाद यहाँ पे शुयांग था, जहाँ पे वो शुयांग की तरफ देखते हुए कहता है, शुयांग तुम यहाँ पे रहोगे और मेरे एब्सेंट में तुम यहाँ की सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे। ये कहकर वो कहता है, मैं अभी के अभी यहाँ से जा रहा हूँ, कुछ दिनों में मैं वापस आऊँगा अपने भाई के साथ। ये सुनकर जो शुयांग था, शुयांग कहता है, महाराज क्या हुआ है, क्या छोटे मास्टर ठीक है, वो ठीक तो है ना। जहाँ पे लान वांगजी कहता है, नहीं उसको किसी ने पकड़ लिया है और मुझे उसे ढूंढना है, उसे सही सलामत दोबारा क्लैन में वापस लाना है। ये कहकर वो दोबारा शुयांग की तरफ देखते हुए कहता है, और जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक के लिए तुम इस जगह का ध्यान रखना। मेरे एब्सेंट में जो भी कुछ होगा उसे तुम ध्यान रखना, और हाँ अगर कुछ भी ऐसा हो तो मुझे बटरफ्लाई मैसेज दे देना। ये सुनकर शुयांग सिर को हाँ में हिलाते हुए नोट करता है। जहाँ पे जो मतलब शुयांग था, शुयांग फिर से लान वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, पर आप अकेले जाएंगे, मतलब आपको सैनिकों को लेके जाइए, अगर वो नहीं तो आप मुझे लेके जाइए, मैं कोई और को यहाँ पे। जहाँ पे लान वांगजी उसके बात को काटते हुए कहता है, नहीं शुयांग मैं तुम्हें यहाँ पे एक और कारण के लिए भी रख के जा रहा हूँ। यहाँ पे तुम विंग के ऊपर एक बार नज़र रखना, विंग को सेफ रखना, और इसीलिए ही मैं तुम्हें यहाँ पे रख के जा रहा हूँ। और हाँ अंकल को कह देना कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर ही रहूँगा और उतने दिन वो थोड़ा सा किंगडम को संभाल के रखें। मेरे पास अभी उतना समय नहीं है कि मैं उनसे बात करूँ, मुझे अभी कभी निकलना पड़ेगा। ये कहकर वो शुयांग की तरफ देखता है, जहाँ पे शुयांग अपने सिर को नोट करता है। पे लान वांगजी जो अपने गुरुजी के साथ जाने वाला था तभी वो रुक गया और ये देखकर गुरुजी उसकी तरफ देखने लगे। जहाँ पे लान वांगजी जो गुरुजी से वो करते हुए कहता है, गुरुजी आप कुछ देर के लिए यहाँ पे रुक सकते हैं। ये सुनकर गुरुजी अपने सिर को नोट करता है एंड ये सुनकर लान वांगजी जो अपने तलवार को लेकर उड़कर एकदम गेस्ट क्वार्टर के सामने आता है और वो
गेस्ट क्वार्टर के सामने आकर वो एक क्वार्टर के सामने खड़ा होता है। उसके बाद वो अपने रूप के अंदर से एक चीज़ निकालता है। वो ब्लैक कलर का एक फ्लूट था। ये वही फ्लूट था जो फ्लूट उसने विंग को एक बार गिफ्ट किया था। ये फ्लूट वो हमेशा ही अपने साथ लेके चलता है, तब से लेके चलता है जब से वो विंग को इज़हार करने का कोशिश कर रहा था, तब से ही वो उसे अपने साथ रखता था। जहाँ पे वो उस फ्लूट को देखकर वो उस क्वार्टर की तरफ देखता है जो अब बंद था, मतलब क्वार्टर का दरवाज़ा बंद था, यानी कि विंग अंदर है। जहाँ पे ये सोचकर वो उस फ्लूट को एकदम दरवाजे के सामने रख देता है और वो उस डोर की तरफ देखते हुए कहता है, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हें छोड़ के जाने का तो मन नहीं है, पर मुझे जाना पड़ेगा अपने भाई को बचाने के लिए। पर मुझे लगता है कि शायद तुम्हें ये फ्लूट काम आएगा। मैं तुम्हें सामने से ये नहीं दे सकता, या फिर कह लो कि मेरा हिम्मत ही नहीं है तुम्हारे सामने जाने का, लेकिन मुझे लगा कि ये फ्लूट देना इंपॉर्टेंट होगा तुम्हें, इसीलिए मैं तुम्हें ये दे के जा रहा हूँ। विंग, सेफ़ रहना, जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक के लिए सेफ़ रहना। ये कहकर वो एक बार उस डोर की तरफ देखता है और फिर वो उस फ्लूट की तरफ नज़र देता है। उसके बाद वहाँ से वो बिना कुछ कहे तलवार पे उड़कर एकदम गुरुजी के साथ आ जाता है, आई मीन गुरुजी के सामने आ जाता है। गुरुजी और वो अब वहाँ से निकल गए थे। जहाँ पे दूसरी तरफ विंग के क्वार्टर के सामने एक पर्सन खड़ा था, वो भी स्मीक करते हुए। वो पर्सन धीरे धीरे विंग के क्वार्टर के सामने आता है एंड वो सामने नीचे पड़ा हुआ वो फ्लूट को देखता है। उसके बाद वो उसे अपने हाथ में लेते हुए उसी डायरेक्शन की तरफ देखता है जिस डायरेक्शन में वांगजी गया था एंड वो उस तरफ देखते हुए कहता है, बेचारा, सबसे बड़ी गलती तो तुमने यही किया है। लान वांगजी, जब तुम वापस आओगे तब सब कुछ हमारे हाथों रहेगा। ये कहकर वो पर्सन हंसने लगा था। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर दोबारा वांगजी की तरफ घूमता है, जहाँ पे वांगजी गुरुजी के साथ जाने लगा था। यहाँ पे जो गुरुजी था, गुरुजी और वो जा रहे थे। यहाँ पे लान वांगजी ने कोई भी सैनिक नहीं लिया था, क्योंकि वो इन सारे सैनिकों को पूरे जो किंगडम था उसे सेव करने में लगा दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके एब्सेंट पर उसके किंगडम पे कोई भी आ जाए। इसीलिए उसने सारे के सारे जो सैनिक थे, वो सारे सैनिकों को उसने पूरे किंगडम में एकदम नज़र रखने के लिए बोल दिया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो वहाँ से निकला तो शायद उसके किंगडम में कुछ हो सकता है, और वो इसीलिए ये रिस्क नहीं ले सकता था, और वो अपने भाई का जान भी रिस्क में नहीं डाल सकता था। इसीलिए वो गुरुजी के साथ वहाँ से चला गया था, वो भी अकेला। जहाँ पे वो लोग वहाँ से निकलने के बाद ही गुरुजी और जो वांगजी था वो दोनों ही गुरुजी की जो मतलब घर था, यानी कि वो पर्वत पे आते हैं, जहाँ पे लान वांगजी को लेकर गुरुजी उसी जगह पे जाता है जहाँ पे वो उन सारे स्टूडेंट्स को रखा था। जहाँ पे वो सारे स्टूडेंट्स जो भी टीचर के साथ थे, वहाँ पे वो उन लोगों के साथ बात करने आता है, जहाँ पे वो सारे लोग मतलब वांगजी को देखकर डर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये वांगजी किंग है, अगर किंग उनके सर कलंक कर दे तो, इसीलिए वो बच्चे डर रहे थे। वो बच्चे तकरीबन 15, 16 या फिर 10-12 ऐसे साल के छोटे छोटे बच्चे थे, जहाँ पे वो सारे बच्चे ही डर रहे थे। ये देखकर लान वांगजी जो अपने गुरुजी की तरफ देखता है, क्योंकि वो बात कहने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ना ही वो समझा सकता है। ये देखकर गुरुजी सिर को नोट करते हैं। उसके बाद वो अपने जो स्टूडेंट्स थे उसे कहता है, बच्चों तुम लोग डरो मत, ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, वो तुमसे सिर्फ सवाल करेंगे, बस तुम उन सारे सवालों का जवाब देना, ठीक है? चिंता मत करो, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, ठीक है? वो सारे बच्चे ये सुनकर नोट करते हैं एंड वो महाराज के सामने खड़ा हो जाता है, जहाँ पे महाराज उनसे कहता है, जब मेरा भाई तुम लोगों के साथ था, मतलब सिचेन, तब वहाँ पे कौन आया था उसे लेने के लिए? ये सुनकर वो सारे बच्चे में से एक लड़का जो एक अल्फ़ा था, बट वो तकरीबन 12 साल का था, वो कहता है, वो शिचेन गगा, असल में हम लोग ना ट्रेनिंग कर रहे थे, वहाँ पे जो मास्टर थे वो वहाँ से चले गए थे, तब वहाँ पे हम लोग ऐसे ही थोड़ी देर के लिए मस्ती करने लगे थे। शिचेन गगा जो हम सबसे कह रहे थे कि ट्रेनिंग करने के लिए, पर हम लोग मस्ती कर रहे थे, तो शिचेन गगा ने कहा कि वो थोड़ी देर के लिए मस्ती करे, उसके बाद वो दोबारा ट्रेनिंग करेंगे। ये सुनकर हम लोगों ने मान लिया और हम लोग वहाँ पे मस्त खेलने लगे थे, और उसके बाद कुछ देर में ना वहाँ पे कुछ लोग आ गए थे, तब हम लोग कुछ समझ नहीं पाए थे। कुछ काले कपड़े पहने हुए लोग थे जिन्होंने मुंह ढका हुआ था, हम लोगों ने उनकी चेहरा नहीं देखा, लेकिन हाँ वो लोग शिचेन गगा के पास ही आ रहे थे। ये देखकर हम लोग डर गए थे और हम लोगों ने भी अपने तलवार निकाल लिया था, क्योंकि शिचेन गगा ने भी अपने तलवार निकाल लिया था। लेकिन वो लोग दिखने में ना बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रहे थे, क्योंकि वो लोग मतलब हाइट में बहुत ज़्यादा लंबे थे और बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली लग रहे थे। एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, वो लोग बस शिचेन गगा के ऊपर हमला कर रहे थे और शिचेन गगा उन लोगों को फाइट बैक कर रहा था। हम लोग डरे हुए तो थे, लेकिन कुछ लोग मतलब शिचेन गगा को मदद करने लगे थे उन लोगों को हराने में, लेकिन जैसे कि उन लोगों के अंदर ना कुछ ज़्यादा ही शक्ति था, वो लोगों से हम लोग जीत नहीं पा रहे थे। हम लोग घायल होकर नीचे गिर गए थे और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। और जहाँ पे शिचेन गगा ही उनके साथ लड़ने लगे थे एंड शिचेन गगा उनके साथ बहुत अच्छे से लड़ रहे थे। हमें लगा कि शिचेन गगा मतलब इन लोगों को हरा देंगे, क्योंकि वो जिस तरह से लड़ रहे थे लग रहा था कि वो उनसे जीत पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जब हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग क्या करें, तो तभी हम लोगों ने देखा कि एक और पर्सन मतलब दिखने में उन लोगों से, जो लोगों से शिचेन गगा लड़ रहे थे, उन लोगों से थोड़ा सा अलग था। वो शिचेन गगा के ठीक पीछे आ गए थे एंड शिचेन गगा के पीछे आने के बाद उनके हाथ में कुछ निडल जैसा कुछ था, जो उन्होंने डायरेक्टली एकदम शिचेन गगा के नेक पर थ्रो कर दिया। और वो थ्रो करने के बाद ही ना शिचेन गगा वहीं पे एकदम नीचे गिर गए, और वो पर्सन जिसने वो निडल चुभाया था उनकी गर्दन पे, वो
उसे अपने गोद में करके उठाकर वहाँ से लेके गए। हम लोग बहुत बार रोकने की कोशिश किया, लेकिन वो लोग वहाँ से गायब जैसे हो गए थे। हम उनको नहीं रोक पाए। ये कहकर उस बच्ची की आंखों में आंसू था। ये सुनकर लान वांगजी उसकी तरफ देखता है और वो अपने हाथ आगे बढ़ाकर उस बच्ची की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है, कोई बात नहीं, रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ चुका हूँ ना, मैं शीचेन गगा को ठीक बचा लूँगा, ठीक है। ये कहकर वो उसे मतलब रोने के लिए मना करता है, जहाँ पे वो बच्चा भी हाँ कर देता है। जहाँ पे जो लान वांगजी था, लान वांगजी अपने जो गुरुजी था उसकी तरफ देखता है, जहाँ पे गुरुजी भी अपने सिर को नोट करते हैं। यहाँ पे गुरुजी उन सारे बच्चों को वहाँ से अभी के लिए मतलब अपने जो मेट था उसे बोल दिया था कि वहाँ से लेके जाने के लिए, जहाँ पे वो उसे वहाँ से लेके गई। जहाँ पे जो गुरुजी था, गुरुजी कहता है, क्या समझ हो, मुझे लगता है वो लोग कोई मकसद से ही उसे वहाँ से उठा के लेके गए हैं। उनका ज़रूर कोई ना कोई कारण होगा शीचेन को उठाने का, यानी कि शीचेन को वहाँ से किडनैप करके लेके जाने का। जहाँ पे ये बात सुनकर जो वांगजी था, वांगजी भी घबरा गया था थोड़ी देर के लिए। उसके भाई को आखिर कौन ही उठा सकता है, और उसकी गुरुजी की बात के अकॉर्डिंग जो लोग भी आए थे वो लोग कोई ऐसा एनर्जी यूज़ कर रहे थे जो अलग टाइप का था। जहाँ पे लान वांगजी जो गुरुजी की तरफ देखते हुए कहता है, आप लोगों को उन लोगों के अंदर से कैसी एनर्जी फील हुआ। यहाँ पे जो गुरुजी था वो कहता है, कुछ ऐसा एनर्जी जो बहुत ज़्यादा ईविल टाइप का है। लाइक तुम कह सकते हो कि ये डार्क एनर्जी था। मैंने उनके अंदर से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मैंने डार्क एनर्जी महसूस किया है, और ये बहुत ही अजीब है कि ये एनर्जी उनके पूरे बॉडी में है। मैंने उनके साथ लड़ाई करने के बाद ये भी नोटिस किया कि वो जो आदमियाँ थे वो हद से ज़्यादा पावरफुल बन गए थे, हद से ज़्यादा उस डार्क एनर्जी की वजह से। पर वो लोग गायब भी हो गए थे। मैं उन लोगों को पकड़ नहीं पाया, पर मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर वो लोग शीचेन को पकड़ के करेंगे क्या। ये कहकर वो कुछ अपने दिमाग में सोचते हुए वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, वांगजी याद करके देखो कि इससे पहले तुम्हारे ऊपर कभी हमला हुआ था, मतलब कोई भी तुम्हारे ऊपर हमला किया था, जो भी हो, काले कपड़े में, मास्क पहना हुआ, एकदम बिल्कुल चेहरा ना दिखे, ऐसे लोग हमला किया था या नहीं, मुझे ये बताओ। ये सुनकर लान वांगजी जो अपनी गुरुजी की तरफ देखता है वो कहता है, क्यों। जहाँ पे गुरुजी कहता है, बताओ पहले। जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी याद करने की कोशिश करता है और वो कहता है, हाँ एक बार हुआ था, एक बार मेरे ऊपर हमला हुआ था, और ये तब था जब नए स्टूडेंट्स मेरे किंगडम में आने वाले थे पढ़ने के लिए। उस दिन मैं कुछ बाहर काम करने गया था और मैं एक इन में रुका था, और उसके बाद मुझे किसी ने फॉलो किया था, बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया था, और ये मैंने नोटिस किया। एंड जब मैं उन लोगों को पकड़ने के लिए जंगल में गया था तब उन लोगों के साथ मेरा हमला हुआ था। एंड वो लोग मुझे मारना चाहते थे, एंड मैंने उनको ही मार दिया। और उससे पहले मैं किसी एक को पूछ पाता कि किसने मेरे ऊपर हमला किया है, उससे पहले ही किसी ने उसके ऊपर जहर फेंका था, और जिस वजह से वो मर गया। और उसके बाद से मुझे कोई क्लू नहीं मिला। हाँ, मैंने इसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने अलग से मेरे गुप्तचरों को भेज के रखा है, और वो अभी भी तैनात है। लेकिन अजीब सी बात तो ये है कि ना ही मुझे इसका कोई क्लू मिला और ना ही कोई पुख्ता कोई सबूत। बट हाँ, मुझे एक चीज़ मिला था कि जो भी मेरे ऊपर हमला किया था वो मेरे अंदर जहर इंसर्ट करना चाहता था, लेकिन वो नाकामयाब रहा। वो जो भी था वो मेरे अंदर, ठीक मेरे गोल्डन कोर के अंदर ही जहर डालना चाहता था। इसीलिए एक जहर वाला तलवार मेरे ऊपर उसने हमला किया था, लेकिन मैंने ये चीज़ देख लिया था, इसीलिए मैं थोड़ी इंच के लिए बच गया। वो मेरे गोल्डन कोर को छूने से पहले ही मैं थोड़ा सा हट गया, लेकिन हाँ पूरी तरीके से हट नहीं पाया, जिसकी वजह से उस जहरीली तलवार से मेरे एकदम स्टमक की थोड़ा सा पास ही कट लग गया था, जिसकी वजह से जहर फैलने लगा था। लेकिन वो गोल्डन कोर के अंदर नहीं जा पाया, इसी वजह से ही मैं उस जहर को अपने अंदर से बाहर निकाल पाया। बट ये जहर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, अगर वो मेरे गोल्डन कोर के अंदर जाता तो शायद गोल्डन कोर में इस जहर का असर बहुत बुरा होता, लेकिन वो नहीं गया, मतलब नहीं जा पाया था। ये कहकर वो मतलब गुरुजी की तरफ देखते हैं। गुरुजी ये सुनने के बाद वो लान वांगजी से कहता है, जहर, इसका मतलब जो भी है वो तुम्हें कमज़ोर करना चाहता था। अगर वो तुम्हें मारना चाहता होता तो वो बहुत पहले ही कोशिश कर लिया होता, लेकिन ये सिर्फ टाइम वेस्ट होता, क्योंकि वो पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड के सभी लोगों को पता है कि तुम वॉर के किंग हो, तुम वॉर करने में कितना ज़्यादा अच्छे हो, अपने तलवार को चलाना। तुम्हारे सामने अगर 1000 लोग भी आए तो तुम उसे बहुत आसानी से हरा सकते हो वांगजी। तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें मारने के लिए आया था। हालांकि अगर वो लोग मारना चाहते तो बहुत पहले ही ये कोशिश करके देख सकते थे, लेकिन तभी ही तुम्हारे ऊपर वो हमला क्यों हुआ था, कोई रीज़न के अलावा तो बिल्कुल नहीं, है ना। अगर कोई ऐसा कारण है जिस वजह से तुम वहाँ पे गए थे तो शायद वो लोग तुम्हारे ऊपर हमला किया था, कोई रीज़न था। तुम वहाँ पे किस काम के लिए गए थे वांगजी? तुमने कहा था कि वो लोग तुम्हें फॉलो कर रहे थे, है ना। ये सुनकर लान वांगजी अपने सिर को नोट करता है। तो ये सुनकर गुरुजी कहता है, तो तुम जहाँ भी गए थे यहाँ पे कोई तो ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ था जिस वजह से वो लोग तुम्हारे पीछे गए थे, फॉलो कर रहे थे। वरना अगर उन लोगों को तुम्हें मारना ही होता तो उनके पास बहुत सारे मौका हो सकते थे, है ना। क्या ऐसा टाइम हुआ था जब तुम्हारे ऊपर हमला करने का मौका हो लेकिन वो लोग हमला नहीं किया हो? ये सुनकर लान वांगजी सोचते हुए कहता है, हाँ उन लोगों के पास मौका रहता। ये कहकर वो अपने मन में कहता है, दफन रैली, हाँ मैं उस टाइम पर दफन रैली गया था। उस टाइम को उनके पास पूरा मौका था मेरे ऊपर हमला करने का, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। बट मैंने ये चीज़ सोचा क्यों नहीं था, अगर उन लोगों को मारना होता तो वो बहुत पहले ही मुझे मार सकते थे, मतलब मेरे ऊपर हमला कर सकते थे। दफन रैली के आसपास कोई नहीं था, वो चाहते तो वो लोग मेरे ऊपर हमला कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। इसका मतलब वो लोग मुझे फॉलो कर रहे थे दफन रैली के लिए, वो लोग मुझे फॉलो कर रहे थे। क्या
क्या उनको पता था कि मैं दफन रैली जाने वाला हूँ, या फिर वो लोग मेरे ही थ्रू उस पावर के पास जाना चाहते थे? दफन रैली, ये सोचते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता है इसका मतलब मेरे अलावा भी किसी और को भी इस पावर के बारे में पता था, इस स्पिरिचुअल टूल के बारे में पता था। ये सोचकर ये लान वांगजी एक गहरी सी ब्रीथ लेता है और वो अपने मास्टर की तरफ देखता है, जहाँ पे उसके मास्टर उसके फेशियल एक्सप्रेशन को ही देखे जा रहे थे। जहाँ पे जो गुरुजी था, गुरुजी उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या हुआ वांगजी? ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है। वांगजी जो अपने ही माइंड में खोया हुआ था वो कहता है गुरुजी, मुझे लगता है कि शायद मेरे ही अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गया है। ये सुनकर जो गुरुजी था, गुरुजी कहता है मतलब क्या हुआ है? जहाँ पे लान वांगजी जिससे पहले कुछ कह पाता, तभी एक चीखने की आवाज़ आता है। ये देखकर लान वांगजी और गुरुजी दोनों ही उस डायरेक्शन में देखता है जिस डायरेक्शन में चीखने की आवाज़ आया था। जहाँ पे लान वांगजी और गुरुजी वो दोनों ही वहाँ पे दौड़ के जाते हैं। वहाँ पे दो बच्चे जो एक पॉन्ड के सामने रो रहे थे। हाँ, ये पर्वत में एक पॉन्ड है एंड ये पॉन्ड जो देखने में बिल्कुल एकदम कोल्ड पॉन्ड की तरह लग रहा था, जिसके अंदर हीलिंग पावर था। वांगजी को पहले से ही पता है कि गुरुजी के पास कोल्ड पॉन्ड है, लेकिन हाँ, ये लैंड क्लैन की तरह गोल्ड मतलब जो कोल्ड पॉन्ड होता है ना वैसा नहीं था, क्योंकि लैंड क्लैन का जो कोल्ड पॉन्ड था जिसमें हीलिंग पावर सबसे ज़्यादा था और इसमें मतलब टाइम लगता है हीलिंग पावर का इस्तेमाल होते हुए बॉडी पर, तो बेसिकली ये उतना ज़्यादा असरदार नहीं था। लेकिन हाँ, ये कोल्ड पॉन्ड की तरह ही था। वेल, यहाँ पे वो बच्चे रो रहे थे एंड वो रोते हुए बोल रहे थे गुरुजी गुरुजी उसे बचाइए, वो डूब गया है, वो डूब गया है, आयु डूब गया है, गुरुजी उसे बचाइए, पता नहीं अचानक वो डूब गया, वो डूबा कैसे? ये कहकर वो छोटा सा जो बच्चा था वो रोने लगा था। ये सुनकर जो लान वांगजी था, लान वांगजी तुरंत ही उस पॉन्ड पे उतर गया था एंड वो उस पॉन्ड पे उतरने के बाद वो तुरंत ही उसे ढूंढने लगा, उस छोटी सी बच्ची को ढूंढने लगा। वो ऐसे ही ढूंढ रहा था। यहाँ पे जो गुरुजी था, गुरुजी मतलब पॉन्ड से बाहर ही थे, वो उसे देख रहे थे, आई मीन वांगजी को उस बच्ची को ढूंढते हुए देख रहे थे। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आई वो एक छोटी सी बच्ची, एक छोटी सी ओमेगा थी, वो अचानक पानी में डूब कैसे गई? ये पॉन्ड उतना भी ज़्यादा गहरा नहीं है, वो कैसे डूब गई? जहाँ पे यही वो सोच रहे थे कि तभी वो चीख पड़ते हैं, क्योंकि जो वांगजी था, वांगजी भी एकदम अंदर घुस गया था। आई मीन वो स्पॉन्ड के अंदर चला गया। ये देखकर जो गुरुजी था वो चिल्लाकर कहता है वांगजी, एंड ये कहकर वो भी एकदम नीचे उतर गए थे। यहाँ पे सारे बच्चे ऑलमोस्ट डर गए थे। यहाँ पे जो वो मेड थी ना वो आ गई थी एंड वो उन सारे बच्ची को वहाँ से हटा लिया था, जहाँ पे वो भी डर गई थी। ये क्या हुआ? एक जीता जागता इंसान वो उस पॉन्ड के अंदर कैसे चला गया? जहाँ पे जो गुरुजी था, गुरुजी भी तुरंत ही नीचे उतर गया और वो ढूंढने लगे कि तभी वो भी एकदम खींचकर उस जो पॉन्ड था उस पॉन्ड के अंदर चला गया था। वो अपने मतलब सांसों को एकदम रोक के रखा था, वो देख नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था। उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। जहाँ पे वांगजी भी अपनी आंखों को बंद कर लिया था, वो अपने आंखों को बंद करके ना मतलब उसे पता नहीं चल रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो तुरंत ही ना एकदम नीचे और भी ज़्यादा गहराई पे और भी ज़्यादा नीचे जा रहा था। वो नीचे जाते हुए ना एक चीज़ पे एकदम जैसे कि घुस गया था। ये कोई टनल जैसा था, वांगजी को लग रहा था। वांगजी जो अपने आंखों को ओपन नहीं कर पा रहा था क्योंकि वहाँ पे भी पानी था। जहाँ पे वो उस टनल से होते हुए एकदम स्लीप खा के ना एकदम एक जगह पे आकर ना धड़ाम से नीचे गिर गया एंड उसे ना थोड़ा सा चोट भी लगा अपने बैक पे। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पे कुछ ही देर में ना जो गुरुजी था वो भी एकदम धड़ाम से आके ना नीचे गिरते हैं एंड उन्हें भी बहुत ज़्यादा चोट लग गया था। ये देखकर जो वांगजी था, वांगजी जो अपनी चोट को ना देखकर तुरंत ही गुरुजी के पास आ गए थे। उसके पैरों में चोट लगा था, आई मीन गुरुजी के जो पैर थे ना उसमें चोट लगा था और वांगजी के शोल्डर पे वांगजी जो उठकर वो कहता है गुरुजी आप ठीक तो है ना? ये कहकर वो गुरुजी के पास चला गया था और वो गुरुजी को उठने में मदद करते हैं। गुरुजी जो खांसते हुए कहता है ये क्या था? तुम ठीक तो हो ना वांगजी? ये सुनकर वांगजी कहता हाँ मैं ठीक हूँ। ये कहकर वो उस जगह को देखने लगा और वो इस जगह को देखकर ही ना एकदम शॉक्ड हो गया और वो शॉकिंगली उस जगह को देखने लगा जहाँ पे जो गुरुजी था, गुरुजी भी इसे देखने लगा और वो कहता है ये हम लोग कहाँ आ गए हैं? ये कैसा है? ये यहाँ पे वो देखते हैं कि वो जहाँ पे खड़े थे वहाँ पे पानी था, लेकिन यहाँ पे चट्टाने भी थी, बहुत सारी चट्टाने थे। यहाँ पे जो गुरुजी था, गुरुजी एक चट्टान के ऊपर उठ गया था एंड उठने के बाद वो पानी को देखने लगा। ये पानी बहुत ज़्यादा फ्रेश था। जहाँ पे वो इस टनल को देखते हुए कहता है हम लोग ये कहाँ पे आ गए हैं और ये कहाँ है हम लोग? ये कहकर वो इधर उधर देखने लगा। जहाँ पे वांगजी को मतलब गुरुजी वांगजी की तरफ देखते हैं तो वांगजी बहुत ज़्यादा शॉक था। जहाँ पे ये देखकर जो गुरुजी था वो कहते हैं क्या हुआ वांगजी, तुम शॉक क्यों हो? और ये हम लोग कहाँ पे आ गए हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। और मेरे कोल्ड पॉन्ड में ये अचानक ये गुफा कैसे बन गया? कब बना? मुझे पता क्यों नहीं चला? मैं तो यहाँ पे कई बार आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई पॉन्ड के अंदर ये केव मैंने कभी नहीं देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा है वांगजी, ऐसा मैंने नहीं बनाया है। ये कहकर उसकी तरफ देखने लगा जहाँ पे वांगजी बस अपने मुँह से ये कहता है कोल्ड केव। ये सुनकर वांगजी की तरफ मतलब जो गुरुजी था वो देखने लगा और वह कहता है क्या कोल्ड केव? क्या ये वो कोल्ड केव है जिसके बारे में मैंने सुना था? ये तो लैंड क्लैन में है ना कोल्ड केव? ये सुनकर वांगजी अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहता है हाँ कोल्ड केव वो तो लैंड क्लैन में है। ये आपके कोल्ड पॉन्ड में क्या कर रहे हैं? ये सुनकर जो मतलब गुरुजी था वो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आया। और ये कोल्ड पॉन्ड जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी कहता है मुझे नहीं पता। और वो इस जगह को देखते हुए कहता है ये कोल्ड पॉन्ड है। ये कोल्ड पॉन्ड तो तब से बंद हो गया था जब से माँ हमें छोड़ के चली गई थी। ये सुनकर जो मतलब गुरुजी था वो कहता है क्या? जब से आजी गायब हुआ है? आजी मतलब वांगजी की माँ को जो गुरुजी था वो आजी कह के बुलाती थी। जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी अपने सिर को नोट करते हुए कहता है हाँ
तब से ही ये कोल्ड केव एकदम सील हो चुका था। मुझे नहीं पता इसका रीज़न क्या था, पर हम लोगों ने बहुत बार कोशिश किया था कि हम इस कोल्ड केव को ओपन कर पाए, लेकिन हम लोग कर नहीं पाए थे। और उसके बाद से कोई भी लैंड क्लैन के मेंबर्स उस जगह पे नहीं जा पाए। हम लोग कोल्ड केव के अंदर एंटर कर पाते हैं हमारे फॉरहेड रिबन की वजह से, बट हम लोग कई बार फॉरहेड रिबन को लेकर भी ट्राई किया था, लेकिन कोल्ड केव का दरवाज़ा खुला ही नहीं था। और तब से लेकर हम लोगों ने कोशिश करना छोड़ दिया था, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मजबूती से सील किया गया था, जैसे कि इसको जानबूझकर ही बंद किया गया हो। जहाँ पे हम लोगों ने कई बार हमारी एनर्जी से उस कोल्ड केव का जो डोर था उसे ओपन करने की कोशिश किया, लेकिन हम लोग कर नहीं पाए। और तब से लेकर हम लोग कोल्ड केव के अंदर नहीं जा पाए। लेकिन अभी मेरा सवाल ये था कि हम लोग कोल्ड केव के अंदर आए कैसे? कोल्ड केव तो लैंड क्लैन में है, तो अचानक यहाँ पे हम लोग यहाँ आपकी इस पर्वत में आने के बाद यहाँ डायरेक्ट कोल्ड केव में कैसे आ गए? जहाँ पे ये सुनकर जो गुरुजी था वो भी कहता है मुझे नहीं पता, पर आज ही गायब होने के बाद मैंने भी कई बार आज ही को ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन आज ही नहीं मिला। ये सुनकर वांगची अपने सिर को नोट करता है और वो उस गुफा को देखने लगा था। इतने सालों बाद वो इस गुफा को देख रहा था। वो इस गुफा में आया ज़रूर था, लेकिन एक बार ही आया था, वो भी अपने फादर के साथ। यहाँ पे इस कोल्ड गुफा में प्योर एनर्जी रहता था, बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी, जो एक लैंड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद वो भी थोड़ा बहुत पावरफुल होते हैं, और साथ ही साथ उनके अंदर प्योर एनर्जी भी रहता है, जिससे वो शुद्ध रह पाते हैं। ये लैंड क्लैन का मानना था। तो यहाँ पे सब लोग ही सारे जो लैंड ब्लड लाइन्स थे वो लोग यहाँ पे आते थे अपनी प्योरिटी को, यानी कि अपने अंदर प्योर एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए। लेकिन इतने सालों बाद वो बस अभी ये सेकेंड टाइम था जो वो इस कोल्ड केव को देख रहा था। इससे पहले वो तब देखा था जब वो अपने फादर के साथ आया था। वो कोल्ड केव को देखने लगा। ये कोल्ड केव अंदर से एकदम बर्फ़ की तरह था, एकदम वाइट कलर का। वांगजी ऐसे देख ही रहा था कि तभी जो गुरुजी था, गुरुजी अचानक ही एकदम धड़ाम से नीचे गिर गया था। ये देखकर वांगजी तुरंत अपने गुरुजी की तरफ मुड़ गया और वो कहता गुरुजी क्या हुआ आपको? ये कहकर वो गुरुजी के पास चला गया था। गुरुजी जो अपने सिर को पकड़ लिया था और उन्हें बहुत ज़्यादा डिजी सा महसूस हो रहा था। ये देखकर जो वांगजी कहता गुरुजी क्या हुआ आपको क्या हुआ है? जहाँ पे जो गुरुजी था वो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे मुझे सांसें लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है वांगजी। ये कहकर वो बहुत ही गहरी ब्रीथ लेने लगा। ये देखकर जो वांगजी जो आसपास देखता है, आसपास कुछ भी नहीं था और वो बिल्कुल सांस ले पा रहा था, लेकिन गुरुजी को सांस क्यों नहीं आ रहा था? वांगजी कंफ्यूज हो गया। वांगजी देखने लगा गुरुजी को, गुरुजी जो धीरे धीरे सांसें ना लेने के कारण बेहोश हो रहा था। ये देखकर वांगजी जो गुरुजी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन गुरुजी नहीं उठ रहा था, वो वहाँ पे एकदम बेहोश हो गई। ये देखकर वांगजी और भी ज़्यादा परेशान हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वो तुरंत ही गुरुजी को एकदम एक साइड पर एक स्टोन के पास लेके आ गया, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा पानी था। तो वो उसे एक स्टोन के पास लाके उसे वहाँ पे लिटा दिया, जहाँ पे वो उन्हें लिटाने के बाद वो गुरुजी को उठाने की कोशिश करते हैं। गुरुजी वहीं पे बेहोश हो गई थी। गुरुजी बहुत ज़्यादा ओल्ड थी एंड साथ ही साथ वो अभी थोड़ा सा कमज़ोर दिख रही थी। हालांकि जब वांगजी गुरुजी से मिला था गुरुजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ज़्यादा, अभी भी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी आज थोड़ा ओल्ड होने की वजह से वो कमज़ोर भी दिख रहे थे। जहाँ पे जो वांगजी तुरंत ही अपना जो स्पिरिचुअल एनर्जी था वो गुरुजी को देने लगा था, उनको होश में लाने के लिए, क्योंकि वो गुरुजी को कुछ होने नहीं देना चाहता था। उसकी माँ के बाद उसका ये गुरुजी ही तो था जो अपना कहना था। उसके फादर का डेथ हो गया, उसकी माँ, उसे नहीं पता कि उसकी माँ कहाँ गया, और साथ ही साथ अगर उसका गुरुजी भी वहाँ से चला जाएगा तो वो क्या करेगा। हाँ, वो गुरुजी से मिल नहीं पाता था, लेकिन गुरुजी उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे। जब वो वहाँ पे उसकी माँ के साथ जब भी वो जाता था तो गुरुजी उसे बहुत ज़्यादा प्यार देते थे और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। अगर अब गुरुजी को कुछ हो गया तो वो कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। वो यही सोचते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वो गुरुजी को देने लग गए थे। वो ऐसे ही बस स्पिरिचुअल एनर्जी दे ही रहा था कि तभी उस जगह पे एक आवाज़ आता है, अजान। ये आवाज़ सुनकर वांगजी जैसे कि वहीं पे एकदम जम गया था। उसकी आंखें भरी भरी हो गई थी। ये आवाज़ वो कभी नहीं भूल सकता। वो एकदम फ्रोज हो गया। वो अपने कानों पे जैसे भरोसा नहीं कर पाया कि उसने अभी क्या सुना। जहाँ पे वो आवाज़ दोबारा कहता है, अजान तुम फाइनली आ गए हो। ये सुनकर वांगजी जो तुरंत ही एकदम पीछे मुड़ गया एंड पीछे मुड़ने के बाद वो एकदम फ्रोज हो गया। जहाँ पे वो कहता है, माँ। ये सुनकर उसकी जो माँ था, हाँ मैडम लैन, वो उसके सामने खड़ी थी एंड उसकी तरफ देख रही थी। वांगजी जिसकी आँखें एकदम भर आई थी और वो अपने सामने अपनी माँ को देख रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ उसके सामने है, पर कैसे, उसकी माँ कैसे सामने है, वो समझ नहीं पा रहा था। वो अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहता है, माँ आप। जहाँ पे उसकी माँ जो उसके पास आती है और वो उसके जो हेड था वहाँ पे हाथ रखते हुए कहता है, अजान कितने बड़े हो गए हो तुम, कैसे हो। ये कहकर वो उसकी तरफ देखने लगा। अजान की आंखों में, यानी कि वांगजी की आंखों में आंसू था और वो कहता है, माँ आप। वो यही तक कह पाया था। तभी जो वांगजी की माँ था, यानी कि मैडम लैन, वो अपने सामने अपने गुरुजी को देखते हैं और वो गुरुजी की तरफ देखकर वो वांगजी की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं वो लैंड क्लैन के मेंबर नहीं है, इसीलिए वो इस जगह पे ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये कहकर वो अपना जो हाथ था वो गुरुजी के हाथ में रखते हैं एंड वो अपनी आंखों को बंद करके थोड़ी देर तक अपनी एनर्जी गुरुजी के अंदर देते हैं एंड कुछ देर में ही गुरुजी अपनी आंखों को ओपन करते हैं। जहाँ पे गुरुजी जब अपनी आंखों को ओपन करने के बाद तुरंत ही आज़ी की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं, आज़ी। जहाँ पे जो आज़ी यानी कि मैडम लैन, वो कहते हैं, गुरुजी कैसे हैं आप।
ये सुनकर जो गुरुजी था उनकी आंखों में भी आंसू थे और वो तुरंत ही एकदम उठकर बैठ गई और वो तुरंत ही एकदम मैडम लैन को पकड़ लिया और वो कहता है, आजी तुम कैसे हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम कहाँ चली गई? इतने सालों बाद मैंने तुम्हें देखा, तुम कहाँ थे? और तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? तुम कहाँ चली गई थी? वो लगातार ऐसे सवाल कर रहे थे, जहाँ पे जो मैडम लैन था वो स्माइल करते हुए कहते हैं, शांत हो जाइए आप लोग। जहाँ पे जो मैडम लैन था, मैडम लैन की बातों को सुनकर जो मतलब गुरुजी था वो शांत हो गए थे। जहाँ पे जो वांगची था, वांगची अभी भी एक टक बस अपनी माँ को देख रहा था। वो कितने सालों बाद अपनी माँ को देख रहा था। उसकी माँ पहले जैसी ही थी, हाँ थोड़ा सा अलग हो गई थी बट एकदम पहले जैसी ही थी। जहाँ पे वो अपनी माँ को इतना पास देखकर वो एकदम समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहे। वो एकदम स्पीचलेस हो चुका था। उसके दिमाग में चल रहा था उसका माँ यहाँ है इस कोल्ड केव में, पर कैसे? इतने सालों बाद उसने अपनी माँ को देखा। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। जहाँ पे उसकी माँ जो अपनी बेटी की तरफ देखते हैं, उसके बाद वो अपनी बेटी के पास आके अपनी बेटी की फेस पे हाथ रखते हुए कहता है, अजान कैसे हो तुम ठीक तो हो ना? जहाँ पे उसकी माँ के मैडम लैन की तरफ देखते हुए वांगची अपनी कपकपाती वॉइस से कहता है, माँ आप यहाँ कैसे? आप तो हमें छोड़ के। जहाँ पे जो वांगची की माँ था वो कहता है, नहीं वाजान, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता था अजान। ये कहकर वो उसके फेस को पकड़ते हैं। उसके बाद वो धीरे से उसके हेड को नीचे रखते हुए उसके फॉरहेड पर किस करते हैं और फिर कहते हैं, अजान तुम सच में बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हो। कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है मेरा बेटा, मैं कितने दिनों बाद तुम्हें देखा है। ये कहकर वो उसे एकदम हक कर लिया था। वांगची जितनी देर से बस अपनी आंखों से आंसू बहा रहा था, वो भी अपनी माँ को हक कर लेता है और वो कहता है, माँ आप कैसे हैं? इतने दिनों आप कहाँ थे? ये कहकर उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। जहाँ पे जो वांगची की माँ था, मैडम लैन, जो उसके बैग को सहलाते हुए कहता है, अजान शांत हो जाओ। ये कहकर वो उसे शांत करने लगा। जहाँ पे वांगची शांत हो गया था और वो अपनी माँ से अलग होते हुए कहता है, माँ ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया था कि आप हमें छोड़कर यहाँ पे इस स्कूल केव में आ गए? जहाँ पे ये सुनी के बाद जो मैडम लैन था, मैडम लैन वांगची की तरफ देखते हुए कहता है, अजान मुझे आना पड़ा, मुझे मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा अजान। ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है और वो कहता है, मुझे तुम्हें इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाने के लिए कोई हल ढूंढना था, जिस वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। ये सुनकर जो वांगची था, वांगची अपनी माँ की तरफ ब्लैंकली देखता है और वो कहता है, क्या पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ा? कैसे, क्यों? जहाँ पे वांगची की माँ की तरफ देखता है और वो कहता है, यन सोल के बारे में तो तुम्हें पता है ना वांगची? ये सुनकर वांगची अपनी माँ की तरफ देखता है, वो भी वाइडनली। जहाँ पे जो वांगची की माँ था वो कहता है, हाँ यन सोल, तुम्हें यन आयरन के बारे में तो पता ही है। यन आयरन जो आज से कई हज़ार साल पहले इस दुनिया में एक तबाही मचाया था। और तुम्हें ये भी पता होगा कि इस यन आयरन को रोकने के लिए 2 इमॉर्टल आई थी, 2 वुमेन, लैन ई और बाउसन सेंड्रन। ये सुनकर वांगची अपने माँ की तरफ देखता है, लैन ई, हाँ उसने लैन ई के बारे में सुना था। लैन ई जो लैन किंगडम का पहला रूलर थी, मतलब वांगची के पिता से पहले, इससे भी बहुत पहले लैन किंगडम को लैन ई संभालती थी। लेकिन अचानक ही लैन ई मतलब सारे अपने राज्य के जो भी काम था वो एक के हाथ में छोड़कर वो वहाँ से चली गई थी। किसी को नहीं पता कि लैन ई कहाँ चली गई थी, लेकिन वो वहाँ से जाने के बाद वो कहीं पे नहीं दिखी। और उसके बाद किसी को मतलब लैन मेंबर्स के अंदर किसी को भी नहीं पता है कि लैन ई कहाँ चली गई थी। लेकिन लैन ई और बाउसन सेंड्रन, जहाँ पे जो वांगची था, वांगची अपनी माँ को देख रहा था। लैन ई और बाउसन सेंड्रन जो एक इमॉर्टल थी, लैन ई और बाउसन सेंड्रन जो एक दूसरे के सोलमेट थे। जहाँ पे ये कहकर मैडम लैन की तरफ देखते हुए कहता है, वो ऐसे सोलमेट थे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बाउसन सेंड्रन जो एक ओमेगा थे और लैन ई जो एक अल्फ़ा थे, एक स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा जो पहले लैन किंगडम के रूलर भी थे। ये कहकर वो कहते हैं, बहुत साल पहले बाउसन सेंड्रन और लैन ई जो एक दूसरे के साथ रहने के लिए एक अलग जगह पे चले गए थे, एक ऐसी जगह जहाँ पे वो दोनों शांति से रह पाए। वो वहाँ पे जाके खुश रहने लग गए थे। उनकी लाइफ खुशहाल रहने लग गई थी। लेकिन खुशी उन लोगों की किस्मत में ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रहा था। उनका एक बेटी था जिसका नाम कांग्से सेंड्रन था। वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, वो एक ओमेगा थी। जब यन आयरन का कोहरा पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैल गया था एंड उस यन आयरन की वजह से कल्टीवेशन वर्ल्ड में कई लोगों का मौत हो गया था। उन सारे मौत के बीच उनकी बेटी कांग्से सेंड्रन भी थी जिनका मौत हो गया था उस यन आयरन की वजह से, जिस वजह से जो मतलब बाउसन सेंड्रन और लैन ई बहुत ज़्यादा टूट गए थे। उनके लाइफ का सबसे एक ब्यूटीफुल थिंग्स उनसे छिन चुका था और तब से ही उन दोनों ने ठान लिया था कि वो उस यन आयरन को ख़त्म करके ही रहेंगे। यही सोचकर उन्होंने यन आयरन को ख़त्म करने का फैसला ले लिया था। यन आयरन ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तबाही मचा लिया था। यन आयरन एक ऐसे केव से बाहर निकला था जो केव रेसनफुल एनर्जी से भरा हुआ था एंड वो पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में सब लोगों को मार रहा था। यहाँ पे जो बाउसन सेंड्रन ने तो ठान ले लिया था कि वो अपनी बेटी की मौत का बदला यन आयरन से लेकर ही रहेंगे। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गए थे। लैन ई जो
उनकी पूरी तरीके से मदद कर रहे थे, जहाँ पे येन आयरन को ख़त्म करने का मतलब कोई तौर वो लोग ढूंढ रहे थे, क्योंकि येन आयरन बहुत ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी से बना हुआ था। तो जो मतलब बाओ सेंडन थे, बाओ सेंडन इस चीज़ को लेकर बहुत पहले ही मतलब बहुत ज़्यादा ही रिसर्च किए थे, मतलब रिसेंटफुल एनर्जी को लेकर, तो उन्हें ज़्यादा नॉलेज था। तो उन्होंने बहुत सारे रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक चीज़ मतलब एक तोड़ निकाला, एंड वो तोड़ निकलने के बाद ही लैन यी और बाओ सेंडन दोनों ही उस पर्वत पे चले गए थे, जिस पर्वत पे वो येन आयरन रहता था। येन आयरन ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही तबाही मचा दिया था कल्टीवेशन वर्ल्ड में, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी थी, इसीलिए लैन यी और बाओ सेंडन और ज़्यादा लेट नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो लोग उस पर्वत के ऊपर चले गए थे। यहाँ पे कल्टीवेशन वर्ल्ड के बहुत सारे लोगों ने ही लैन यी और बाओ सेंडन को रोकने की कोशिश किया था, लेकिन दोनों में से किसी ने ही नहीं माना था। वो दोनों ही उस जगह पे उस येन आयरन के पास चले गए थे। यहाँ पे उन लोगों ने जो तोड़ ढूंढा था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। ये लैन यी को भी पता था, बाओ सेंडन को भी पता था, लेकिन उन लोगों को ये करना ही पड़ेगा। हालांकि लैन यी शुरुआत में नहीं मानना चाहते थे, लेकिन उन्हें मानना पड़ा, क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड ऑलमोस्ट दबा होने की कगार पे था। जहाँ पे जो बाओ सेंडन था, बाओ सेंडन अपना रिचुअल स्टार्ट कर दिया था। असल में येन आयरन को खत्म करना आसान नहीं था। यहाँ पे वो लोग जो तोड़ ढूंढे थे, ये येन आयरन को खत्म करने का नहीं था, ये येन आयरन को काबू करने का था। हाँ, येन आयरन को खत्म करने का कोई भी सल्यूशन दोनों में से किसी को ही नहीं मिला था। इसीलिए उन लोगों ने अभी के लिए येन आयरन को काबू करने का एक हल ढूंढा था, क्योंकि अगर वो लोग अभी नहीं करेंगे तो पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड ऑलरेडी दबा हो रहा है, वो पूरी तरीके से हो जाएगा। इसीलिए उन लोगों को ये एक तरीका मिला था, लेकिन ये तरीका बहुत ज़्यादा रिस्की था। यहाँ पे येन आयरन को काबू करने के लिए येन आयरन को सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। हाँ, सैक्रिफाइस। और यहाँ पे जो बाओ सेंडन था, बाओ सेंडन सैक्रिफाइस देने वाली थी, वो भी अपनी गोल्डन कोर का। हाँ, गोल्डन कोर का। वो अपनी गोल्डन कोर को सैक्रिफाइस करके ही जो येन आयरन था, येन आयरन को काबू करने वाली थी। असल में ये चीज़ लैन यी करना चाहती थी, लेकिन लैन यी को मना करते हुए बाओ सेंडन ने मान लिया था, क्योंकि वो इस डार्क एनर्जी के बारे में ज़्यादा नॉलेज आती हैं, मतलब जानती हैं, जो लैन यी को बिल्कुल भी नहीं पता था। इसीलिए बाओ सेंडन ने ही इस चीज़ को करने का फैसला ले लिया। है ये एवरीवन, तो आज का पार्ट में यहीं पे रखता हूँ। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।